हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में इन्फॉर्म किया था कि हम लोग इस समय मैराथन क्लासेस लगाएँगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बहुत कम दिन बचे हुए हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम एसएससी जेईई के लिए और एप्रॉक्स 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो ये दिन जो हैं, ये 30 दिन जो लास्ट 30 डेज़ बचे हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये 30 डेज़ में आपने क्या किया, यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो इस 30 डेज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को आप बेहतर तरीके से रिवाइज़ कर लें। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, उन सभी चीज़ों को आप गैदर कर लें, रिवाइज़ कर लें, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें। तो इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक रिवीज़न सीरीज़ लग रखा जाए, मैराथन क्लासेस के थ्रू हम लोग जो है जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल भी बताया था, तो सबसे पहले हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे, जिन्हें हमने बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट किया और कुछ सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं जो है उन सब्जेक्ट्स को हम जो है इन मैराथन सीरीज़ के थ्रू भी खत्म कर देंगे, अच्छे तरह से पढ़ लेंगे और साथ ही साथ जो है, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिवाइज़ भी कर लेंगे, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी तरह से ये हमारा जो है सीरीज़ चलने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जो कि एसएससी जेईई में अपीयर होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सॉइल मैकेनिक्स की, तो सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले बताते हैं फादर कौन है इसका, ठीक है? एकदम ऑब्वियसली एकदम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में एकदम सबसे ईज़ीएस्ट वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितना ईज़ी से ईज़ी हो सकता है उतना ईज़ी से ईज़ी और जितनी मतलब जितनी नेसेसरी हैं उतनी ही, अननेसेसरी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं है तो अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने की कोई मतलब भी नहीं है। अब आप पढ़ रहे हैं कुछ अननेसेसरी चीज़ जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आता नहीं है, 10 साल में एक बार कहीं पूछ लिया, तो आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो कहीं न कहीं जो है फ़ायदा नहीं करने वाला। आपको जो है, जो नेसेसरी है वही चीज़ें पढ़नी है इस समय। बिल्कुल भी गलत जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मैराथन क्लास लेंगे। एक वीडियो में हम लोग पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। बट ये जो काम है ना, कहने में और करने में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि मैंने कल भी कोशिश किया था इसके बारे में, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही हैं। कहीं न कहीं वो डेढ़ घंटे, 2 घंटे या फिर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही हैं। तो उन्हें जो है कहीं न कहीं हैंडल करने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैंने इसलिए जो है इन सभी चीज़ों को जो है मतलब इस मैराथन क्लास को जो है मैं क्या करूँगा, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको दूँगा। मतलब कि क्या, कि जो सॉइल मैकेनिक्स का ये है ना, जो सॉइल मैकेनिक्स का मैराथन क्लास है, ये आपको 3 पार्ट में मिलेगा। ठीक है? 3 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट होगा कौन-सा? बेसिक इंट्रोडक्शन होगा पहला पार्ट। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो होंगे, ठीक है? और सॉइल के स्ट्रक्चर और सॉइल के मतलब सॉइल मिनरल्स के बारे में हमने पूरी इसमें बात की है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा ना, उसमें हम स्ट्रक्चरल रिलेटेड बात करेंगे। मतलब कि कंसोलिडेशन हो गया, क कम क्या बोलते हैं, कम्पैक्शन हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, क्या बोलते हैं, अर्थ प्रेशर हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें जो हैं, जो स्ट्रेंथ के मामले में जो हमें पढ़नी होती हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे दूसरे में। और फिर तीसरे में हम पढ़ेंगे अपने फाउंडेशन के पार्ट को, और जो सॉइल एक्सप्लोरेशन है, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो बाद में हमें पढ़नी चाहिए, मतलब जो फाउंडेशन के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें भी हम लोग पढ़ लेंगे। वो हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो 3 पार्ट में आपको मिलने वाला है। तो ये जो है पहला पार्ट है, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से करके हम जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरह से हम लोग का ये क्लास चलने वाला है और मैं कहूँगा कि जितने भी दोस्त देख रहे हैं, बहुत डेडिकेटेडली देखें। एक पेंसिल और एक या पेंसिल या फिर पेन, एक पेन लेके बैठें, एक छोटी-सी डायरी या नोटबुक लेके बैठें और जो चीज़ें भी आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम या फिर मालूम थी बट मैं भूल गया था या फिर ये चीज़ मुझे भूल सकती है, उसे आप नोट करते हुए चलिए। बाद बाकी पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जो है मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही साथ जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मतलब जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जो है हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सकता है। ठीक है? और किसी भी तरह का अगर क्वेरी है तो आप उसे जो है कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसे अगले वीडियोज़ में क्लियर आउट कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है। तो ऑब्वियसली फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है हमारे? डॉक्टर कार्ल टरज़ागी, ठीक है? डॉक्टर कार्ल टरज़ागी जो हैं वो हमारे फादर हैं सिविल सॉइल मैकेनिक्स के। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल साइकिल या फिर रॉक फॉर्मेशन साइकिल की, यानी कि किस तरह से जो है हमारा जो है सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस साइकिल से होता है, तो वो इसी जियोलॉजिकल साइकिल से होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो स्टडी ऑफ रॉक होता है ना जो मेरे भाई, जो स्टडी ऑफ रॉक होता है ना, स्टडी ऑफ
रॉक, उसे हम क्या पढ़ते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पीडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पीडोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स को कहते हैं। ठीक है, जिस साइकिल से हमारा सॉइल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल बनते हैं। ये साइकिल होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग रॉक है। ठीक है, रॉक कैसे बनता है, अब इसकी अगर आप बात करेंगे तो रॉक मैंने आपको बीएमसी में बता रखा है कि रॉक जो है दो तीन तीन तरीके से बेसिकली बनने, फॉर्मेशन की अगर बात करें तो तीन तरह से बनता है। पहला जो है वो आपका क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक होता है, दूसरा ये सेडिमेंट्री, और तीसरा मेटामॉर्फिक। और तीनों के बनने के कारण जो है, अगर मैं सच बताऊं तो जो बेसिकली जो है इग्नियस वाला जो रॉक है ना, वही आपका प्राइमरी फॉर्म है रॉक का, क्योंकि इसी के पार्टिकल्स जो है इग्नियस रॉक, क्योंकि इग्नियस रॉक आपको वॉल्केनो से मिलता है। ठीक है, लावा से मिलता है, तो यही जो है कहीं ना कहीं जो है इसी के पार्टिकल्स जो है टूट के बिखर के किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, कोई भी मीडियम हो, वहाँ से जाके जो है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके वो सेटल होता है, और फिर वहाँ पे जाके वो अपहीवल होकर, मतलब एक साथ जुड़ के कॉम्पैक्ट होता है, और एक फिर से एक सेडिमेंट्री सॉइल का फॉर्मेशन कर लेता है। और फिर जो ये इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये दोनों जो है कभी कभी क्या होते हैं, मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में सब्जेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए रॉक रखा हुआ था, उसके ऊपर से लेयर आती गई, मट्टी का एक ऊपर लेयर आ गया, तो क्या होगा, वो जो रॉक है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उस पर लगेगा, जिसकी वजह से जो है उसमें क्या होंगे, उसमें जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाएंगी, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई रखी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताई हैं, बीएमसी में भी हम रिवीजन करेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको एग्जिस्टिंग रॉक जानना है। एग्जिस्टिंग रॉक है आपका नेचर में, उस एग्जिस्टिंग रॉक पे क्या हो रहा है ना, उस एग्जिस्टिंग रॉक में आपका वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग मतलब क्या होता है, तो वेदरिंग मतलब होता है डिटोरिएशन। वेदरिंग मतलब होता है डिटोरिएशन, डिटोरिएशन ऑफ रॉक ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, ड्यू टू वेरियस मीडियम या फिर वेरियस कंपोनेंट, जैसे कि आपका एयर हो गया, एयर हो गया, या फिर वाटर हो गया, फ्लो ऑफ वाटर, तो या फिर एसिड रेन हो गया, या फिर ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर हाइड्रेशन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू जो है हमारा ये जो एग्जिस्टिंग रॉक है उससे क्या हो सकता है, वेदरिंग हो सकता है, यानी कि डिटोरिएशन होता है। तो डिटोरिएशन होता है तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, बिखरेंगी। तो जो पार्टिकल्स आपके बनेंगे फिर वो जो है ट्रांसपोर्ट होंगे डिफरेंट क्या बोलते हैं मीडियम्स के थ्रू, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो अदर कोई भी ये हो मीडियम हो, उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। नहीं भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रांसपोर्ट हो ही, नहीं भी होते हैं, तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे ही वो फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वेल एंड गुड। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक जगह पे जाके डिपॉजिट होंगे। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो वो डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होंगे तो डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, विथ टाइम जो है वो अपहेवल होंगे, मतलब कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप वो जुड़ते जाएंगे एक दूसरे के साथ, हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ हार्ड होते जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अपहीवल कहते हैं। और फिर ये जो अपहीवल है ना, इसकी वजह से क्या होगा, फिर से हमारा जो है रॉक बन जाएगा। ठीक है, तो हमने एक तरफ से शुरू किया, रॉक से शुरू किया, और रॉक पे आके हमने खत्म कर दिया। तो इसी क्या बोलते हैं साइकिल को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है एक तरह से डिटोरिएशन होता है। क्या होता है, डिटोरिएशन होता है आपके रॉक का। अच्छा, अब देखिए वेदरिंग क्या होता है, दो तरह से हो सकता है। पहला है केमिकल वेदरिंग, दूसरा है फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग की अगर सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं, ज़्यादा आसान है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है ना, जो आपका रॉक है ना, वो फिजिकल क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि फिजिकल ये फैक्टर्स की वजह से जो है, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से डिटोरिएट करता है। जैसे कि आपका हो गया विंड, एरोजन, फ्रॉस्ट एंड थॉइंग, श्रिंकेज। ये जो फिजिकल ये है ना, ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से अगर हमारा सॉइल में क्या हो रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। और ये बेसिकली ना, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स मिलते हैं हमें, जो भी हमें पार्टिकल्स मिलती हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है ना, उनका जो क्या बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन होता है, वो सेम होता है हमारे पेरेंट रॉक के। और साथ ही साथ जो है, अगर मैं बात करूं कि वो जो हमारे हमको जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, उनकी साइज़ की अगर हम बात करें, तो वो जो साइज़ होते हैं ना, वो काफ़ी बल्की होते हैं। और ये जो हमें बेसिकली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है, इससे फॉर्म होता है। मतलब फिजिकल वेदरिंग के थ्रू हमें जो है कोर्स ग्रेन सॉइल ही मिलता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग की ना, तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, तो इसमें जो है ड्यू टू केमिकल एक्शन, ठीक है, ड्यू टू केमिकल एक्शन, केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल एक्शन की वजह से, किसी न किसी केमिकल फैक्टर है कि फिर केमिकल एक्शन की वजह से, अगर आपका जो ये है रॉक है वो डिटोरिएट कर रहा है, अगर वो किसी भी केमिकल एक्शन की वजह से डिटोरिएट कर रहा है, खत्म मतलब डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं, डिटोरिएट होगा ज़्यादा बेहतर, डिकम्पोज नहीं होगा,
डिटोरिएट हो रहा है, तो जो है उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है ना, जैसे हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, एसिड रेन हो गया, इन सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से, इन सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि रॉक है, वो क्या होगा, वो डिटोरिएट होगा, वो जो है छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इनका जो मिनरलिक कंपोजिशन होगा ना, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा आपके पेरेंट रॉक से, क्योंकि इस पे केमिकल एक्शन का वर्क हुआ है ना। और तो ये तो मैंने आपको बता दिया चेंज इन मिनरली कंपोजिशन, चेंज इन मिनरली कंपोजिशन। और इसके साथ साथ ये जो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स होंगी, ये पार्टिकल्स बहुत छोटी होते हैं, फाइन होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका केमिकल वेदरिंग होता है ना, इसके थ्रू आपको कौन सा सॉइल मिलता है, इसके थ्रू आपको फाइन ग्रेन सॉइल मिलता है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, जो आपका क्ले या सिल्ट होता है ना मेरे भाई, जो आपका क्ले या सिल्ट होता है, अगर कोई पूछता है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्ले और सिल्ट जो है उसका जो है शेप कैसे होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स का शेप कैसे होता है, तो उसके पार्टिकल्स का जो शेप होता है ना, वो बेसिकली प्लेट लाइक होता है, आप कह सकते हैं कि फ्लेकी होता है, ठीक है। कोई पूछे कि भैया क्ले पार्टिकल्स के शेप कैसे होते हैं, तो फ्लेकी होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक की चीज़ें सभी समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी तरह क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली केमिकल वेदरिंग के बारे में, यानी एग्जिस्टिंग रॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वेदरिंग के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन वाला चीज़ है ना, वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स मैंने आपको बताई हैं, जो कि उनके जो है फॉर्मेशन के बेसिस पे हैं, कि वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं और किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। उसके थ्रू जो है हम लोग सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। इसी में आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और जो आपका डिकम्पोजिशन ये होता है, डिपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन नहीं, डिपोजिशन जो होता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। तो जो आपका एलुवियल सॉइल होता है ना, वो क्या होता है, डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर। अगर आपका कोई स्ट्रीम वाटर है, जैसे नदी हो गया या फिर कोई ऐसा कुछ ये हो गया, मतलब फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, जैसे रिवर है, रिवर या फिर कोई भी फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग स्ट्रीम है, तो उसमें अगर आपका जो सॉइल पार्टिकल्स है उस मीडियम के थ्रू, यानी कि वाटर, रनिंग वाटर के थ्रू जो है क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं, मतलब उस पार्टिकल की वजह से जो हमारे सॉइल हमें मिलने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये जो सॉइल होता है ना, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत बेहतर होता है। इसलिए आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि जो हमारे पुराने कल्चर्स हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो भी हमारी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन से, वो क्या होती थी, वो क्या बोलते हैं, नदी के किनारे पे ही बसती थी, कि क्योंकि वहाँ का यही कारण था, पहला जो है वहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, और दूसरा क्या है, दूसरा वहाँ पे की जो लैंड थे ना वो फर्टाइल थे, तो वहाँ पे कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी, ठीक है। तो फर्टाइल लैंड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये दोनों चीज़ वहाँ पे भरपूर मिलती थी। और आप अभी भी देख लेंगे ना, तो जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ बही हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, 5 नदियाँ बहती हैं वहाँ से होकर, ठीक है, या फिर आपका यूपी हो गया, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे क्योंकि और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जो रिवर हैं वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल की मात्रा ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो वहाँ के जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे एलुवियल सॉइल की। अब हम बात करते हैं एओलियन सॉइल की। तो एओलियन सॉइल क्या होता है, तो ये वो सॉइल होता है जो कि विंड के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो लुइस, सैंड ड्यून्स, ये नाम सबको याद रखना है, ये जो है एग्जाम्पल है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। लुइस, सैंड ड्यून्स जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इस सॉइल की खासियत यही होती है कि ये बहुत लो डेंस होता है, मतलब लो डेंसिटी का होता है, बहुत हल्का होता है, ठीक है। ऑब्वियसली एयर के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हल्का होना ही है। हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, अगर डेंसिटी लो है तो हाईली कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मरीन सॉइल की। तो मरीन सॉइल क्या होता है, तो ये वो सॉइल होता है जो कि हमारे सी वाटर के थ्रू जो है डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये ऐसे सॉइल्स हैं जो कि हमारे सी वाटर के थ्रू जो है डिपॉजिट होते हैं। बेसिकली इनमें जो है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्विस्ट्रीन सॉइल की। तो लैक्विस्ट्रीन सॉइल कैसा होता है, तो ये वो सॉइल होता है ना जो आपके स्टील वाटर, कैसे वाटर, स्टील वाटर, यानी एलुवियल सॉइल में क्या था, रनिंग वाटर था, बट लैक्विस्ट्रीन सॉइल में कैसा है, स्टील वाटर है, मतलब कि वो पानी जो थमा हुआ है, उसकी वजह से जो सॉइल डिपॉजिट होगा ना उसे हम क्या कहेंगे, लैक्विस्ट्रीन सॉइल कहेंगे, ठीक है। तो डिपॉजिटेड बाय स्टील वाटर और लेक्स, ऐसे भी आप मान सकते हैं कि लेक्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लेक्स में जो है वाटर स्टील होता है आपका, तो नाम भी काफ़ी मिल रहा है, लेक्स और लैक्विस्ट्रीन सॉइल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लेक्स में जो डिपॉजिट होता है हमारा सॉइल, उसे हम क्या कहते हैं, लैक्विस्ट्रीन सॉइल कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टाइप ऑफ सॉइल की, जो कि हमारा ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल में क्या होता है, ये वो सॉइल्स हैं जो कि आपके डिपॉजिट होते हैं हमारे ग्लेशियर्स की हेल्प से, आइस, स्नो या फिर ग्लेशियर की हेल्प से जो है हमारा जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। ड्रिफ्ट एंड टिल बहुत इंपॉर्टेंट इसके जो है एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में क्या करता है ना, आपको दे देगा कि ये लैक्विस्ट्रीन सॉइल है, ये ग्लेशियल सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ये है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख देगा लॉइस, यहाँ पे लिख देगा लुइस सॉइल, यहाँ पे लिख देगा ड्रिफ्ट, यहाँ पे लिख देगा
क्या बोलते हैं लेटेराइट सॉइल, यहाँ पे कुछ और लिख देगा और बोलेगा कि मैच करो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जब पता रहेगा कि हाँ एओलिन जो है वो एओलिन का एग्जाम्पल लोई सॉइल होता है, तो आप वहाँ पे मैच कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि हाँ ग्लेशियल में ड्रिफ्ट एंड टील आता है, तो आप मैच कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि टैलस सॉइल है तो वो कोलिवियल सॉइल होता है, तो आप मैच कर पाएंगे। आपको पता है लेटराइट सॉइल है, रेसिडुअल सॉइल है, तो आप उसे मैच कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब देखिए, हमने बात कर लिया ग्लेशियल सॉइल की, डिपोजिटेड बाय आइस, स्नो और ग्लेशियर, ड्रिफ्ट एंड टिल इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कोलिवियल सॉइल की। कोलिवियल सॉइल की बात करें तो कोलिवियल सॉइल में क्या होता है, तो ये वो सॉइल होता है ना जो डिपोजिट होता है हमारे ग्रेविटी फोर्स की वजह से, जैसे कि लैंड स्लाइड हो गया या फिर इरोजन हो गया, ठीक है। लैंड स्लाइड और इरोजन है ना, लैंड स्लाइड की वजह से भी आप देखते होंगे कि लैंड स्लाइड हो रहा है तो कुछ यहाँ का मट्टी जो था वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस लैंड स्लाइड की वजह से जो है जो सॉइल आपको मिलता है उसे हम कोएलिवियल सॉइल कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो टैलस सॉइल, कौन सा सॉइल, टैलस सॉइल जो है कोएलिवियल सॉइल का क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास हो तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, तो ये एक तरह का रेसिडुअल सॉइल होता है जो बेसिकली हमें किससे मिलता है, बसाल्ट और ट्रैप रॉक के डिटोरिएशन से मिलता है, ठीक है। बसाल्ट और जो ट्रैप रॉक है जो कि आपके एक तरह से कह सकते हैं आप इग्नियस रॉक है, एक्सोजेनस कह रहा हूँ मैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो इनसे जो है इनके डिटोरिएशन से हमें क्या मिलता है, इनके वेदरिंग से हमें रेसिडुअल सॉइल क्या बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है, जो कि एक रेसिडुअल सॉइल है, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें एक मिनरल पाया जाता है जो कि है मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। इसमें एक मिनरल पाया जाता है मॉन्ट मोरिलोनाइट, जो कि बहुत एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें जो है श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बहुत छोटे से वाटर कंटेंट के मतलब इसमें कांटेक्ट में आने से जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये सॉइल जो है काफ़ी ख़राब मानी जाती है हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि जो है अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बनाया और अगर बाई चांस जो है बारिश आती है या फिर किसी भी तरह का, ऑब्वियसली बारिश तो आनी है, कोई रोक नहीं सकता, या फिर किसी भी तरह का जो है वाटर से कॉन्टैक्ट आ गया, तो ये सॉइल क्या होगा, ये सॉइल जो है आपका बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मॉन्ट मेरोलोनाइट जो है वो इसे जो है एक हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो है मिनरल माना जाता है, ठीक है। माना जाता नहीं है, मतलब है ही ये। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना ब्लैक कॉटन सॉइल पे, तो उस पर जो है हम बेसिकली अंडररिम्ड पाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ फुटिंग अंडररिम्ड पाइल को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से काउंटर करता है इस ब्लैक कॉटन सॉइल को, ठीक है। तो उसे बेसिकली हम जो है अंडररिम्ड पाइल के थ्रू से ही जो है हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके बाद आता है आपका लेटेराइट सॉइल, ठीक है, क्या आता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में क्या होता है, तो ये एक ऐसा सॉइल है ना जो कि जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, या रेड या फिर पिंक कलर का होता है। इसमें बेसिकली आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी अच्छी होती है, और ये भी एक तरह का क्या है, रेसिडुअल सॉइल है बसाल्ट का, ठीक है। जैसे हमारा क्या बना, जैसे हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल बना, उसी तरह से हमारा जो है लेटराइट सॉइल भी बनता है बसाल्ट से, ये भी एक रेसिडुअल सॉइल है, बट कि क्योंकि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए जो इसका कलर जो है कैसा होता है, रेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोम सॉइल की। तो लोम सॉइल जो है एक तरह का आप कह सकते हैं मिक्सचर है, क्या है, ये एक मिक्सचर है सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है। सैंड, सिल्ट और क्ले को जब आप एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोम सॉइल मिल जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है कैसा सॉइल है, आइडियल सॉइल है, कैसा सॉइल है, आइडियल सॉइल है फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं पीट सॉइल की। तो पीट सॉइल क्या होता है, तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें जो है वेजिटेटिव मैटर और फाइब्रस एग्रीगेट जो है हमें मिलती हैं, ठीक है। और ये जो है काफ़ी कंप्रेसिबल होता है, और कलर की अगर बात करें तो ब्लैक इन कलर होता है, और ये जो है फाउंडेशन के लिए नॉट सूटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्रेसिबल ज़्यादा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेंटोनाइट क्ले के बारे में। बेंटोनाइट क्ले क्या होता है, तो ये एक मतलब क्ले है जिसमें जो है मॉन्ट मेरोलोनाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल होता है, ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ मॉन्ट मेरोलोनाइट इज अवेलेबल ईयर। वॉल्केनिक ऐश से जो है हमें बेंटोनाइट देखने को मिलता है। और अगर आप बात करेंगे मॉन्ट मेरोलोनाइट की, तो ये इसका भी जो फॉर्मेशन होता है, जो इसका ओरिजिन है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वॉल्केनिक ऐश से ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही काफ़ी अच्छी खासी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बेंटोनाइट में जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछे, जो कि बहुत बार पूछ चुका है, क्वेश्चन में अगर पूछता है कि बताइए बेंटोनाइट में कौन सा मिनरल हमें मिलता है, तो कौन सा मिलता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने बेंटोनाइट की। अब हम बात करते हैं फेज डायग्राम की। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे थे सॉइल टाइप्स थे जिनके बारे में हमने बात किया कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे
बनते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने बात की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फेज डायग्राम के बारे में। फेज डायग्राम क्या होता है ना, तो फेज डायग्राम में जो है इसके हेल्प से जो है हम लोग सॉइल को जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक बेहतर तरीके से, ठीक है। इसके थ्रू, फेज डायग्राम के थ्रू हम लोग सॉइल को जो है एक और अच्छे तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ना फेज डायग्राम में हमारा जो सॉइल है उसे हम उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। मतलब अगर सॉइल है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो उसमें सॉलिड होगा, मतलब सॉइल पार्टिकल्स जिसे हम सॉलिड कह रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपके, या तो आपके सॉइल पार्टिकल्स होंगे, या फिर वाटर होगा, या फिर वॉइड्स, या फिर एयर होंगे, ठीक है ना। तो ये तीन जो है बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक आप कह सकते हैं कि बेसिक ये जो होते हैं क्या कहते हैं, पार्ट होते हैं हमारे सॉइल के, जिन्हें हमने क्या कर दिया है, जिन्हें हमने फेज वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे हमने सॉलिड लिया है, क्योंकि सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, इन दोनों से ज़्यादा होता है। फिर वाटर है, क्योंकि वाटर का जो है एयर से डेंसिटी ज़्यादा होता है। फिर एयर है। तो इस तरह से करके हमने जो है हमारे सॉइल को फेज वाइज हमने क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है, जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से जो है हम लोग और अच्छी तरह से स्टडी कर पाते हैं सॉइल को, उसके प्रॉपर्टीज़ को और अच्छी तरह से स्टडी कर पाते हैं। और क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए और बहुत क्या बोलते हैं, हेल्पफुल होता है, बहुत फ्रूटफुल होता है, ताकि जो है हम आगे चल के जो है अपने फाउंडेशन को, या फिर अपने जो भी स्ट्रक्चर हमें सॉइल पे बनाना है, जो भी हमें स्टडी करनी है सॉइल से रिलेटेड, उसमें हम इसे जो है और आसानी से पढ़ पाते हैं। ये जो है दो तरह का फेज डायग्राम होता है, ठीक है। जो आपका फेज डायग्राम होता है वो दो तरह से हो सकता है। पहला है 3 फेज डायग्राम, दूसरा है 2 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है, इसमें जो है आपको 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, पहला एयर, वाटर और फिर सॉलिड। अगर हम बात करें 2 फेज डायग्राम की, तो इसमें हमें 2 ही मिलता है इसमें, यानी 2 फेज डायग्राम में हमें 2 ही कंपोनेंट्स मिलते हैं। या तो आपको जो है एयर और सॉलिड मिलेगा, या तो आपको क्या मिलेगा, वाटर और सॉलिड मिलेगा, ठीक है। अगर 3 फेज डायग्राम की बात करें, तो ये जो सॉइल होता है वो पार्शियली सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है, पार्शियली सैचुरेटेड होता है, जिसमें जो है कुछ मतलब इसके जो वॉइड्स होते हैं, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, सैचुरेशन मतलब होता है कि जो आपका वॉइड है सॉइल में वो फुल्ली तरह से क्या है, वाटर से फील्ड है, ठीक है। जो भी आपका वॉइड है सॉइल में वो फुल्ली तरह से जो है वाटर से फील्ड है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो यहाँ पे हम पार्शियली सैचुरेटेड बात कर रहे हैं, मतलब कि जो वॉइड्स हैं, ठीक है, वो कुछ वॉइड्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, वाटर से फिल किए गए हैं, और कुछ वॉइड्स जो हैं वो खाली हैं, यानी कि वहाँ पे एयर अवेलेबल है। तो इसलिए जिसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड कहते हैं। और इसमें हमें जो हमारे तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं, एयर, वाटर और सॉलिड। उसके बाद अगर हम बात करें 2 फेज डायग्राम की, तो इसमें हमें जो है, इसमें हमें या तो एयर मिलता है वॉइड में, या फिर वाटर मिलता है। यानी कि ये जो है या तो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, या फिर एकदम ड्राई होगा। फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन में यहाँ पे हमें जो हमारे पूरे वॉइड्स हैं वो क्या होंगे, फील होंगे वाटर से। और अगर हम ड्राई सॉइल की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा वॉइड है वो क्या होगा, वो खाली होगा, यानी कि वहाँ पे एयर अवेलेबल होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ, कि जो हमारा एयर का जो वेट होता है उसे हम यहाँ पे 0 कंसीडर करते हैं। वेट ऑफ वाटर को हम लोगों ने डब्ल्यू से दिखाया है, ठीक है। वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू डब्ल्यू। और जो सॉलिड का वेट है ना, उसे हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें फुल्ली सैचुरेटेड की, तो यहाँ पे जो है अभी हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ेंगे आगे चल के, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में नहीं बात करने वाला। फिलहाल जो है ये चीज़ आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे जाननी थी, पढ़नी थी, क्योंकि आगे चल के ना जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्या, वाटर कंटेंट। ऑब्वियसली अगर कोई सॉइल है तो उसमें वाटर कंटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो है अगर हम बात करें वाटर कंटेंट की फॉर्मूला की, और वाटर कंटेंट जो है इसे हम डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला की अगर बात करें तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड से हमें क्या मिलता है, हमारा वाटर कंटेंट मिल जाता है। अगर बात करें अगर लिमिटेशन की, तो जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो 0 से छोटा, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट 0 से छोटा नहीं हो सकता। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अपर लिमिटेशन नहीं है कि ये जो है अपर लिमिट इसकी कितनी होने वाली है, ठीक है। तो नो अपर लिमिट। और अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम लिमिट की, तो कितनी है, 0, ठीक है। तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, ठीक है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं वॉइड रेशियो के बारे में, ठीक है। वॉइड रेशियो में क्या होता है, तो वॉइड रेशियो को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको फॉर्मूला की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से जो है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ई की लिमिटेशंस की अगर बात करें, ठीक है, रेंज हम कह सकते हैं, अगर रेंज की हम बात करें तो ये जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से बढ़ा ही होगा। जो आपका वॉइड है, किसी भी सॉइल में अगर आप वॉइड की बात करते हैं ना, तो उसका जो वॉइड है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हुआ ना, तो वो एक आइडियली कॉम्पैक्टेड, आप कह सकते हैं कि एक आइडियली कॉम्पैक्टेड मटेरियल हो जाएगा, रिजिड बॉडी बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि रॉक है, इवन रॉक में भी वॉइड्स होते हैं, इवन रॉक में भी वॉइड्स होते हैं, बट इन कंपेरिजन ऑफ सॉइल काफ़ी कम होते हैं।
तो अगर आप बात करते हैं, अगर आप वॉइड्स को बहुत कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप उसे इतना कॉम्पैक्ट कर दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है रॉक फॉर्म हो जा रहा है, या फिर कोई आप कह सकते हैं कि कोई ये मेटल में फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है मिनरल्स के थ्रू जो है वो मेटल में फॉर्म कर जाएगा, एक ऐसा रिजिड बॉडी बन जाएगा। तो इसलिए जो है ई को हम लोग जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, फुल्ली कम्पैक्ट कभी नहीं कर सकते। तो ई कभी जीरो नहीं हो सकता, ई जीरो से बड़ा होगा और इसकी अपर लिमिट जो है इनफाइनाइट है। ठीक है, इन केस ऑफ किसके, वॉइड रेशियो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। फाइन ग्रेन सॉइल में जो है हमें वॉइड रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपेरिजन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लेता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें क्या मिल जाएगा, वॉइड रेशियो मिल जाएगा, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन ग्रेन सॉइल में ये हमारा ज़्यादा होता है, कोर्स ग्रेन में कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ फाइन ग्रेन। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है ये इसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जीरो से इन्फिनिटी तक जो है इसका रेंज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोरोसिटी की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पोरोसिटी की, जिससे जो है हम बेसिकली ईटा या फिर आप कह सकते हैं कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर बात करें हम फॉर्मूला की, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है आपके सॉइल में अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है आपके सॉइल का, तो इससे जो है हम लोग पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें इसके लिमिटेशंस की, रेंज की, तो इसका जो रेंज होता है वो 0 to 1 के इक्वल होता है, मतलब 0 to 1 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो ये पोरोसिटी है ना, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वॉइड रेशियो भी जीरो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली पोरोसिटी भी कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। अगर लेकिन बात करें तो ये तो वॉइड रेशियो तो इन्फिनिटी होता है, बट ये जो हमारा पोरोसिटी होता है ना, वो उसकी वैल्यू 1 तक लिमिटेड है। 1, ये ना ही 1 हो सकती है, ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से छोटी ही होगी हमेशा। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे आप फॉर्मूला में अगर गौर करें, थोड़ा सा फॉर्मूला में देखें, तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें वॉल्यूम, अगर हम यहाँ पे देखें जो आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर इसे आपको 1 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसे, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम है ये। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अगर आप देखें किसी, अगर आपको 1 करना है ना इस फॉर्मूला को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम के इक्वल में करेंगे, तभी जाके ये जो है पोरोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर आप इसे करते हैं, अगर आप ऐसा पॉसिबल करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या करते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को टोटल कर देते हैं, इक्वल करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को इक्वल कर दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, तो सॉइल आपका बचा ही नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को बराबर कर दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, तो वहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स बचे नहीं, पूरा जो वॉल्यूम था वो वॉइड से फिल हो गया, वॉइड्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रैक्टिकली नहीं है। इसीलिए हम जो है इसका वैल्यू जो हमेशा क्या करते हैं, जीरो से नीचे ही रखते हैं, और जीरो से नीचे होता भी है। रखना क्या है, जीरो से नीचे ही आपको मिलेगा अगर आप कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए जो पोरोसिटी का जो रेंज होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ना 0 होता है ना 1 होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है नोट है, इस नोट में अगर आप देखें तो जो आपका प्रिज्मोइडल एरे होता है, एरे प्रिज्मोइडल एरे और क्यूबिकल एरे में मतलब क्या होता है कि हम जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स है ना, सॉइल सॉलिड्स हैं, उन्हें हम जो है एक क्या बोलते हैं, इस पैटर्न में जो है क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं। अगर हम प्रिज्मोइडल एरे में, प्रिज्मोइडल पैटर्न में हम उसे अगर सजाएं, तो हमें जो है हमारा ई मिनिमम मिलता है, हमें जो हमारा मिनिमम वॉइड रेशियो मिलता है किसी भी अगर सॉइल की बात करें, अगर उसे हम जो प्रिज्मोइडल एरे में सजाते हैं, तो हमें जो मिनिमम जो वॉइड रेशियो मिलता है वो कितना होता है, वो मिलता है 35%। आपको याद रखना, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं पीछे। तो जो आपका प्रिज्म मॉडल एरे है उसमें आपको क्या मिलता है, वॉइड रेशियो सबसे मिनिमम मिलता है कितना, 35%। अगर आप बात करते हैं क्यूबिकल एरे की, तो क्यूबिकल एरे में जो आपको वॉइड रेशियो मिलता है वो आपको मैक्सिमम मिलता है कितना, 91%। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा हुआ है और पूछ सकता है कि जो आपका जो आपका सॉइल है वो जो है किस पैटर्न में, या फिर किस पैटर्न में अगर हम उसे रखें, किस एरे में, तो जो है हमें हमारा मैक्सिमम ई मिलता है, तो वो कौन सा है, क्यूबिकल एरे है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्यूबिकल में सबसे ज़्यादा 91 और प्रिज्मोइडल में सबसे कम 35। इसके बाद हमने बात करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे कि हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन की भी बात करने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या होगा ना, यहाँ पे जो है इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो वॉइड है ना, जो हमारा वॉइड है, उस वॉइड में कितना पार्ट जो है वाटर भरा हुआ है। ठीक है, उस वॉइड में कितना पार्ट जो है वाटर भरा हुआ है, इसी को जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसे हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, यानी कि आपके वॉइड में, यानी कि आपके वॉइड में जो आपका वॉइड है
उसमें कितना वाटर फिल किया गया है, इसके अगर हम रेशियो को निकालेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो है अपने डिग्री ऑफ सेचुरेशन को मतलब हम बता सकते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो कितना सेचुरेटेड है ना। अगर हमारा मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि चलिए जो है आपका जो सॉइल है वो क्या है, फुल्ली सेचुरेटेड है ना, फुल्ली सेचुरेटेड है। या फुल्ली सेचुरेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था, फुल्ली सेचुरेटेड मतलब उसके पूरे वॉइड्स में जो है फुल्ली वाटर भरे हुए हैं, ठीक है, किसी भी तरह का एयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप वाटर की जगह पे क्या रखते हैं, क्योंकि वाटर जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, वाइड जो है पूरी तरह से भरी हुई है, तो ये जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ वाइड के। और ये वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो इसको हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि हम बता सकते हैं कि वहाँ पे जो सेचुरेशन है वो कितना है, फुल है, 100% है ना, 1 मिल जा रहा है। वहीं पे अगर हम कहें कि नहीं हमारा जो है ड्राई सॉइल है, वहाँ पे किसी भी तरह का वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। ये दोनों वैल्यू आपको याद भी रखनी है, यहाँ पे मैं एज ए एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ, और ये दोनों आपको याद भी रखनी है कि एस इक्वल्स टू 0 होता है फुल्ली ड्राई के लिए, और एस इक्वल्स टू 1 होता है फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद भी रखनी है, और इन वैल्यूज़ के हेल्प से जो है ना हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा सॉइल है उसमें कितना उसके वॉइड्स में कितने वाटर फिल हुआ है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे आप याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड। और बात करें अगर इसके रेंज की, तो मेरे भाई इसका रेंज होता है वो एस से 1 के बीच में होता है, ठीक है। एस के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, और एस से 1 के बीच में वैरी करता है, ठीक है। तो एस कैन बी लेस देन और एस कैन बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। एस जो है एस मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं देखूँ कि कुछ मतलब अगर आपका जो है कोई सॉइल है और उसमें कितना पोर्शन ऑफ वाटर है, कितना वो उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी जो है हम लोग सॉइल को कहीं ना कहीं जो है एक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है उसे बता सकते हैं कि वो सॉइल का प्रॉपर्टी या फिर बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो अगर जो आपका जो सॉइल सेचुरेशन है, अगर आपका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो कितना है, 0 है, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आपका सॉइल कैसा है, ड्राई सॉइल है। अगर जो आपका सॉइल है उसमें जो है 0 से 25 के परसेंट, मतलब 0 से 25 के बीच में जो है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, मतलब कि वाटर अवेलेबल है, ठीक है। 0 से 25% ऑफ जो है वाटर अवेलेबल है आपके वाइड के 0 से 25% के बीच में अगर आपका वाटर अवेलेबल है आपके सॉइल में, तो आप कहेंगे कि वो जो सॉइल है वो कैसा है, ह्यूमिड सॉइल है। फिर अगर हम बात करें डैम सॉइल की, तो 25 से 50, 50 से 75 मॉइस्ट सॉइल के लिए, वेट सॉइल के लिए 75 से 100, और फुल्ली सैचुरेटेड के लिए 100, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ह्यूमिड के लिए 0 से 25, डैम्प के लिए 25 से 50, मॉइस्ट के लिए 50 से 75, वेट सॉइल के लिए 75 से 100, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए 100। तो इस तरह से जो है आप लोग बता सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका सॉइल का जो बिहेवियर है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है वो कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया बात डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। अब हम बात करते हैं एयर कंटेंट की। तो जैसा हमने ये बताया ना, जो क्योंकि किसी वॉइड में, ठीक है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिग्री ऑफ सेचुरेशन का हेल्प लिया। उसी तरह से किसी वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, इसके लिए हम हेल्प लेंगे एयर कंटेंट का, ठीक है। ये AC, जिसे हम AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका फॉर्मूला की अगर बात करें तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल है। अच्छा, इसकी अगर बात करें लिमिटेशंस की, तो इसकी भी लिमिटेशंस जैसे एस की थी उतनी ही इसकी भी है, 0 से 1 के बीच में होता है, 0 बराबर हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, अगर AC की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब कि जो आपका सॉइल है वो क्या है, सेचुरेटेड है। अगर 1 हो गई तो मतलब कि सॉइल आपका क्या है, ड्राई है, ठीक है। और इन दोनों में जो S है और जो AC है ना, इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन भी होता है, क्या, कि जो S और AC का अगर आप कभी भी सम करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अगर आप S प्लस AC करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड की। तो परसेंटेज एयर वॉइड की अगर बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की अगर बात करें, तो इससे हमें परसेंटेज एयर वॉइड मिलता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इसकी अगर बात करें, इसकी क्या कहते हैं, रेंज की, तो जो इसका रेंज है वो क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 तो हो सकती है बट 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर हुई ना, 1 से कम होगी, 1 के बराबर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी हमने, मतलब कि जो है वहाँ पे किसी भी तरह का सॉइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना पोरोसिटी में, कि अगर आपने वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कर दिया, बराबर कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स के, तो वहाँ पे सॉइल रहा ही कहाँ, वो तो पूरा हवा हो गया, है ना। तो इसलिए जो है ये जो है 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये जो है हमेशा 1 से छोटा होगा,
0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है इन केस ऑफ सैचुरेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसा मैंने आपको बताया वो इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक और अच्छा ये है रिलेशनशिप है, जो आपका परसेंटेज एयर वॉइड है ना, जिसे हम यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो एन होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एन इंटू ए सी का, मतलब कि जो आपका पोरोसिटी है एन, वो और मतलब पोरोसिटी है एन, और जो आपका एयर कंटेंट है ए सी, अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एन ए मिलेगा, ठीक है, मतलब परसेंटेज एयर वॉइड मिल जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है कि एन ए इज इक्वल्स टू एन इंटू ए सी, एन ए इज इक्वल्स टू एन इंटू ए सी। एन ए क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड है, एन क्या है, आपका पोरोसिटी है, और ए सी क्या है, एयर कंटेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, यूनिट वेट निकाल रहे हैं अपने सॉइल का बल्क कंडीशन में, मतलब कि आप किसी भी तरह का उसमें नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हैं, आपने सॉइल लिया और उसका आप यूनिट वेट निकाल रहे हैं सिंपली। तो क्या करते हैं, जो बल्क यूनिट वेट होता है उसे हम गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद अगर बात करें इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गामा बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे हम चाहें तो हम इसे तोड़ भी सकते हैं इस तरह से, बट ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तोड़ के मैंने आपको दिखाया है कि ये जो वेट होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर के, और यहाँ पे क्योंकि वेट ऑफ एयर तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अच्छा, अब देखिए यूनिट वेट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करें यूनिट वेट ऑफ वाटर की, तो वो कितना होता है, तो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना हम लोग लेते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। और अगर मैं बात करूँ तो अगर CGS में बात करें तो CGS में जो है बेसिकली हम लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की अगर बात करें, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे हम सॉइल नहीं सॉलिड की बात करें, मतलब जो सॉइल है ना उसमें सॉलिड्स जो है सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की अगर बात करें, जिसे हम यहाँ पे गामा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसीलिए देखा मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे यूज होगा। तो अब जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सॉलिड की बात कर रहे हैं कि ये जो सॉलिड है ये कितना है, इसका वेट कितना है इस सॉलिड का, यहाँ पे ना वाटर है ना एयर है, और इस सॉलिड का जो है वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, अपने यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को निकालते हैं। फिर ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, अगर आपका सॉइल कैसा है, ड्राई कंडीशन में, तब उसका जो है क्या बोलते हैं, आपका यूनिट वेट कितना मिल रहा है, उसे हम जो है गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ड्राई यूनिट वेट बताता है, गामा वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्ट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इससे हम क्या करते हैं, ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, जिसे हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है सबमर्ज्ड और बायंट यूनिट वेट, यानी कि अगर आपका सॉइल किसी वाटर में क्या है, सबमर्ज है, तो उस समय जो है उसका यूनिट वेट कितना होगा, तो कितना होगा, इसे हम गामा डैश रिप्रेजेंट करते हैं, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन में जितना आपको यूनिट वेट मिल रहा है वो माइनस गामा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बायंसी फोर्स भी लग रहा होगा सबमर्ज कंडीशन में। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता होगा कि अगर जो है कोई भी बॉडी है सबमर्ज हो रहा है किसी भी मतलब फ्लूइड में जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बायंसी फोर्स भी लगता है। तो यहाँ पे जो उस बायंसी फोर्स का वैल्यू है वो कितना लिया गया है, गामा डब्ल्यू लिया गया है। तो गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। When the soil is below the water table, then a buoyant force acts upward on the soil solids and its saturated weight is decreases by unit weight of water। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स में बताई गई है। और इसका जो वैल्यू होता है ना, जो गामा डैश का, वो आप अगर बताएं लगभग अप्रॉक्सीमेट करें, तो इसका जो वैल्यू होता है लगभग जो है जो गामा सेट है उसके आधा होता है, ठीक है, गामा सेट के आधे के बराबर होता है लगभग। ये एक मतलब बताया गया है, डायरेक्टली ड्राइव करके बताया गया है। और अगर हम बात करें सैचुरेटेड यूनिट वेट की, तो ऑब्वियसली जब सॉइल जो है आपका सैचुरेशन कंडीशन में है, तो उस समय हमने अगर यूनिट वेट निकाला तो हमें क्या मिल गया, हमें जो हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट मिल गया। अब अगर मैं बात करूँ तो इसे अगर हम सजाएं, अगर इसे हम क्या करें, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, रखें, ठीक है, अगर इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कौन पहले कौन लास्ट ऐसे मिलेगा, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बोलते हैं, इसे भी हमें जानना चाहिए। तो क्या है, सबसे अगर बात करें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, गामा सॉलिड, सबसे बड़ा गामा सॉलिड है। ऐसा क्यों, तो आप देखेंगे ना, तो गामा सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे जो आपको भी पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है कि क्या है, डिनोमीटर अगर छोटा होगा तो हमारा डिनोमीटर अगर छोटा हुआ तो हमें जो हमारा एंड रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, है ना, ये छोटा मिला तो ये बड़ा मिलेगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात की है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, छोटा है इन कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल के, क्योंकि अदर सभी में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिया है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिया है। तो इसलिए जो ये है क्या मिलेगा, एट द एंड रिजल्ट जो हमें मिलेगा गामा सॉलिड वो बड़ा मिलेगा। तो गामा सॉलिड जो है सबसे बड़ा होता है। इसके बाद आता है हमारा गामा सेट, ठीक है, इसके बाद हमारा होता है गामा सेट, उसके बाद आता है गामा बल्क, फिर आता है गामा ड्राई, और फिर आता है हमारा गामा डैश, जो कि क्या है, गामा सबमर्ज्ड या फिर गामा बायंट।
और ये इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी तरह का डाउट है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आगे चल के उसे क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल में क्या होता है, तो इसमें जो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है अपेरेंट, ठीक है, एक होता है अपेरेंट और एक होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, हम जो है, जो आपका सॉइल है ना, जो आपका बल्क सॉइल है, मतलब कि जो आप नॉर्मल कंडीशन में सॉइल लेते हैं, उसमें किसी तरह का आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उठाया और जो है उसको हमने क्या किया, उसका यूनिट वेट निकाल लिया। तो गामा बल्क, ठीक है, गामा बी कह सकते हैं आप, गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू का आप करेंगे तो आपको जो है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर कह सकते हैं कि अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाती है। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपने जो है सॉइल सॉलिड्स, जो आपके सॉइल सॉलिड्स थे ना, उनको आपने कंसिडर किया और उनके मतलब उनको जो है सबसे पहले आपने यहाँ पे गामा बल्क जो है आपने आपने गामा सॉलिड का हेल्प किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने गामा बल्क का ये कहता है ना, गामा बल्क को कंसिडर किया था, बट यहाँ पे आपने गामा बल्क को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गामा सॉलिड्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमें एक प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों, तो देखिए जो गामा सॉइल या फिर गामा बल्क है ना, जो गामा बल्क है, आप उसका बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें जो है आपको नहीं पता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है। आपने सीधा सीधा पूरे सॉइल को उठाया और उसमें आपने उसे कंसिडर कर लिया, उससे स्टडी कर ली। लेकिन यहाँ पे हम गामा सॉलिड्स की बात करेंगे, तो गामा सॉलिड्स की अगर बात करें तो जो सॉलिड्स हैं सिर्फ उनकी बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ वहाँ की चीज़ें, ना एयर से है ना वाटर से, किसी भी तरह का मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की मतलब है। तो ये काफ़ी जो है स्पेसिफिक और काफ़ी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हम इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, जो कि एक ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और इसमें हम जो है गामा सॉलिड्स को कंसिडर करते हैं। जी इज इक्वल्स टू गामा सॉलिड अपॉन गामा वाटर। क्या होता है, गामा सॉलिड अपॉन गामा वाटर। और अगर आप बात करें कि कौन सा बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली जी बल्क जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है जी एम से। जी बल्क कह रहा हूँ, जो आपका ये है क्या कहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, ठीक है, जो आपका ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा बड़ा होता है जी एम से, जो आपका अपेरेंट वाला मिल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो है गामा सॉलिड्स की जो वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आ सकता। गामा वाटर चेंज होना नहीं है, गामा सॉलिड आपका चेंज होना नहीं है, तो किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आया। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखें, जी एम की कंडीशन में देखें, तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके जो वैल्यू है वो चेंज हो सके, जो गामा बल्क है ना वो चेंज हो सके। हो सकता है कि यहाँ पे जो आप अभी आपने जो सॉइल लिया है, यहाँ पे जो अभी आपने सॉइल लिया है उसमें जो है वाटर कंटेंट वो सैचुरेटेड था, मान लिया कि सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड था तो यहाँ का वैल्यू हमें ज़्यादा मिल गया, है ना, गामा सॉइल गामा बल्क का वैल्यू हमें ज़्यादा मिल गया, तो हमें जो है कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, मान लीजिए एक्स वैल्यू मिल गई। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ दिनों बाद देखा तो ये जो सॉइल था, ये जो गामा बल्क था, वो हमने देखा तो कहीं ना कहीं सॉइल जो है सूख चुका था, ड्राई हो चुका था, तो इसकी वैल्यू फिर चेंज हो गई, ये वैल्यू कम हो गई। तो इस पर भरोसा नहीं रख सकते। ठीक है, भरोसा नहीं रख सकते, बेसिकली जो है बहुत इनवेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल है, ये इनवेरिएबल है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, गामा सॉलिड्स आपका उतना ही रहने वाला है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो आपका जी है ना, जो आपका एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा सही है, और इसे ही हम कंसिडर करना चाहिए हमें हमारे कैलकुलेशन के लिए। और ये हमेशा बड़ा होता है हमारे जी इससे, जी बल्क से, या फिर कह सकते हैं कि क्या नाम है इसका, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, हर चीज़ में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो जी जी अपेरेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, जी अपेरेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, कम होता है जी इससे, ट्रू से। ये आपको चीज़ याद रखना है। इसके बाद मेज, और इसे जो है हम लोग, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, पिक्नोमीटर से मापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सॉइल का, उसे हम पिक्नोमीटर के हेल्प से नापते हैं। अगर हम बात करें, अगर कोई आपका सॉइल इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो जो उसका वैल्यू होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो कितना होगा, 2.6 टू 2.8। लेकिन अगर वही आपका ऑर्गेनिक सॉइल है तो उस समय जो है आपका, अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा, तो 1.2 टू 1.4। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपका एक और चीज़ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मिनरल कंटेंट के। जितना ज़्यादा मिनरल कंटेंट होगा उतना ज़्यादा हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारा ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेजिटेटिव मैटर होगा उतना कम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे कोहेजनलेस सॉइल, जैसे कि सैंड या फिर ग्रेवल हो गया, हमारे कोहेजनलेस सॉइल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम जो है सॉइल्स को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉइल जो है हमारे स्ट्रक्चर के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर है।
ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स, इसकी वैल्यू की अगर बात करें फॉर्मूला की, तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई डी इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला होता है आपके डेंसिटी इंडेक्स का। आई डी इज इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये भी चीज़ बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें, अगर देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको किसी सॉइल में ई ज़्यादा मिल रहा है, ई क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, मतलब वॉइड्स ज़्यादा है ना, वॉइड रेशियो मतलब वॉइड्स ज़्यादा है, तो वॉइड्स ज़्यादा है तो उसका गामा क्या होगा, कम होगा, है ना। गामा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉइड्स ज़्यादा है तो वेट कम होगा, तो जो आपका गामा होगा वो कम होगा। ठीक है, गामा आपको मिनिमम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ई मैक्स है तो गामा मिनिमम मिल रहा है, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू में यही चीज़ आप पुट करते हैं, ई मैक्स जगह पे आप गामा 1 गामा मिनिमम लिखते हैं, 1 गामा मिनिमम रखते हैं, फिर ई जगह पे आप 1 गामा नेचुरल रखते हैं, ई मैक्स जगह फिर से 1 गामा मिनिमम रखते हैं, यहाँ पे अगर ई मिनिमम है तो फिर गामा मैक्सिमम मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू रखें तो आपको ये एक और फॉर्मूला मिलता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इतना ये नहीं है, आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखने से काम चल जाएगा, बट इसे भी मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, आप देख सकते हैं। गामा डी मैक्स अपॉन गामा डी नेचुरल इंटू गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो चीज़ें बता भी रखी हैं जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, दिखा रखी हैं। रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें, तो अगर आपका रिलेटिव डेंसिटी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 से 15 के बीच में आ रही है। अगर आपकी आई की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 15 के बीच में आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो आपका सॉइल है वो कैसा है, लूज सॉइल है ना, लूज सॉइल है या फिर वेरी लो डेंसिटी का सॉइल है। अगर आपका वैल्यू कितना मिल रहा है, 15 से 35% मिल रहा है, या फिर 15 से 35 मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जो है आप कहेंगे कि आपका सॉइल कैसा है, लूज है। यहाँ पे वेरी लूज था, यहाँ पे लूज हो गया। फिर आपका अगर बात करें 35 से 65 आ गया तो मीडियम हो गया, अगर 65 से 85 हो गया तो डेंस हो गया, अगर 85 से 100 हो गया तो वेरी डेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं कि डेंसिटी कितना है, तो उस तरह से आप बता सकते हैं कि आपका सॉइल जो है कितना कम्पैक्टेड है। ठीक है, 0 से 15 वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम, 65 से 85 डेंस, और 85 से 100 वेरी डेंस। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए, जो डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट है। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ये देखिए, इसके थ्रू जो हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कोई कह दिया कि आपका सॉइल है, और सॉइल में जो है आपका टोटल सॉइल का जो वेट है वो इतना है। ठीक है, सॉइल के वेट का, सॉइल जो है इतने वेट का है, तो बताओ कि इसमें गामा वेट ऑफ सॉलिड्स कितने होंगे। पूछ सकता है ना आदमी, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भाई सॉइल कितना है, सॉइल का वेट हमारा डब्ल्यू है और वाटर कंटेंट उसमें इतना है, डब्ल्यू है, तो बताओ कि हमारा जो है वेट ऑफ सॉलिड कितना होगा। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से जो है हम लोग बता सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। उसके बाद इसी तरह से हम लोग जो है इसी मतलब फॉर्मेट को हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो हमें क्या मिल गया, हमारा ये वाला फॉर्मूला मिल गया, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस ई। जो फॉर्मूला मैंने आपको, तो ये भी मैंने आपको ऑब्वियसली ऐसे ही समझ लिया, आपने समझ सकते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू एन इंटू ए सी बता रखा है। ठीक है, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बी बाय 1 प्लस डब्ल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पूरा कॉम्पैक्शन जो है ना, कॉम्पैक्शन वाला फॉर्मूला जो हम लोग अभी कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पढ़ेंगे, तो ये चीज़ जो है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है वहाँ पे। तो गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बी बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ये भी आपको याद रखना है। एस प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 1, ये मैंने आपको बता रखा है। ई और एन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है जिसे हमें याद रखना है, ई इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ई इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 अपॉन एन। और इसी तरह के साथ साथ एन के अगर मतलब आपको वॉइड रेशियो दिया है, अगर आपको किसी सॉइल का वॉइड रेशियो दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सॉरी अगर आपको किसी सॉइल का जो है पोरोसिटी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस सॉइल का वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। और अगर आपको क्या रखा है, अगर आपको सॉइल का वॉइड रेशियो दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से उसका पोरोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखें कि ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन 1 माइनस एन, एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। अगला फॉर्मूला है सहवाग का नियम। ठीक है, एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। एक प्लेयर है क्रिकेट के, सहवाग, इसे आप याद रख सकते हैं, एस ई डब्ल्यू जी। ठीक है, सहवाग आ रहा है ना, तो एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, इसे भी आप याद रखना है। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बट ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अगर आपको जो है ये सारे चीज़ दिए हों, तो आप जो है इनके हेल्प से जो है अपना बल्क यूनिट वेट बता सकते हैं। तो गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू रट लेना है एकदम। फिर गामा डी अपॉन
ये तो चीज़ मैंने आपको बता रखा है पहले। अब देखिए एक और चीज़ है, गामा डी इज़ इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब आप देखेंगे ना, तो अब एक ये फॉर्मूला बचा है, गामा सेट इज इक्वल्स टू जी प्लस ई 1/1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये जो फॉर्मूला है इसे बेसिकली इसी फॉर्मूला से डिराइव किया गया है, जो मैंने आपको बताया ना, गामा बी इज इक्वल्स टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इसी फॉर्मूला से इसको डिराइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर गामा सेट है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गामा सेट है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एस की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, सॉरी 1 कर देंगे, एस की वैल्यू 1 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। और गामा डी की जगह पे हम क्या कर देंगे, गामा डी के लिए हम जो है एस की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमें जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई मिल जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही गामा सबमर्ज की बारी है, तो गामा सबमर्ज में भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस जो है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है, जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था, यहाँ पे भी है गामा सबमर्ज इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सेट का वैल्यू हमने ये निकाल रखा है, इसमें हम माइनस गामा डब्ल्यू कर देंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो जी माइनस 1 अपन 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा गामा सबमर्ज का। इसके बाद फॉर्मूला आता है, एक और आता है बहुत इंपॉर्टेंट गामा डी का, क्या कि गामा डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस जी डब्ल्यू। ठीक है, 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस जी डब्ल्यू। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक फार्मूला है एस के लिए। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला है एस के लिए, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए, जो कि ईएससी में 2-3 बार पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि एसएससी में भी आप पूछ सकता है। तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू बाई गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू बाई गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू बाई गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद एक चीज़ है कि ये जो गामा डब्ल्यू है ना, जो गामा डब्ल्यू है, यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर है, उसे बेसिकली हम अगर सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में, यानी कि सीजीएस में हम इसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। और वैसे तो अगर हम एमकेएस की बात करें फिर एसआई सिस्टम में, तो 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेते हैं। ठीक है, और अपनी सहूलियत के लिए कैलकुलेशन में आसानी हो, इसके लिए हम जो इसे 10 भी ले लेते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है हम अपने वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इन अगर बात करें कि इन मेथड्स में कौन कौन से मेथड है, तो पहला है आपका ओवन ड्राइंग मेथड, फिर है पिक्नोमीटर, उसके बाद है सैंड बाथ मेथड, फिर है टॉर्जन बैलेंस मेथड, उसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, फिर है अल्कोहल मेथड, और फिर है रेडिएशन मेथड। ये 7 मेथड है। ठीक है, ये 7 मेथड है, इन सातों मेथड को आपको बारे में जानने रहना, इसके बारे में बढ़िया से जानना है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। चलिए उन सबको देखते हैं। क्या कि देखिए ओवन ड्राइंग मेथड है ना, तो ये क्या है, सबसे एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, ये एक लैब मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। इसमें जो है अगर आपका सॉइल क्या है, इनऑर्गेनिक है, तो हम लोग 105 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसको गर्म करके रखते हैं 24 घंटे के लिए ओवन में। और अगर आपका सॉइल कैसा है, ऑर्गेनिक है, तो इसमें जो है 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम इसे गर्म करते हैं, अगर आपका सॉइल कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सबसे एक्यूरेट मेथड है, ये पिछली बार भी पूछा था, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर है पिक्नोमीटर मेथड के बारे में। तो पिक्नोमीटर मेथड जो है, इसमें जो है ना, पिक्नोमीटर एक ऐसे देखिए यहाँ पे है, एक बॉटल की तरह जो है इक्विपमेंट होता है, जिसको जो है यूज से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ साथ वाटर कंटेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ इस मतलब इस मेथड के थ्रू, पिक्नोमीटर के थ्रू जो है हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकाल सकते हैं और वाटर कंटेंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सैंड के लिए या फिर कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही इसे हम यूज़ कर सकते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है इस बॉटल का, वो कितना होता है, 900 ml। ठीक है, इसके बाद है सैंड बाथ मेथड, जो कि एक फील्ड मेथड है। उसके बाद है टॉर्जन बैलेंस मेथड, जो कि एक इनएक्यूरेट मेथड है, ऐसा मतलब इन कंपेरिजन अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है जिसके बारे में जानने के लिए, बस एक ऐसा है कि मतलब सबसे एक्यूरेट की बात करें तो ओवन ड्राइंग है, और ये जो है इन कंपेरिजन अगर देखें तो इनका इनएक्यूरेट मेथड होता है। फिर है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जो कि सबसे क्विकेस्ट मेथड है। ठीक है, सबसे क्विकेस्ट मेथड है, बट क्योंकि एक सबसे क्विकेस्ट है तो ऐसा तो है नहीं कि एक्यूरेट भी हो, तो क्विकेस्ट तो है बट इन कंपेरिजन इतना एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, और इसमें जो है हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है एसिटिलीन गैस का भी मतलब ये कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे एसिटिलीन गैस का जो है प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड में हम कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं, क्विकेस्ट मेथड है, और इसमें जो एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक है, इसके बाद अल्कोहल मेथड, जो कि एक फील्ड मेथड है, इसमें हम अल्कोहल का यूज़ करके जो है वाटर को जो है इवापोरेट करा देते हैं, और मतलब उसके बाद मेजरमेंट लेके फिर हम वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद है रेडिएशन मेथड, जो कि एक इनसाइट मेथड है, मतलब कि इन सीटू मेथड है, जो कि साइट पे किया जाता है, फील्ड मेथड है। इसमें जो है कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं क्या कि ओवन ड्राइंग मेथड के थ्रू जो है हम लोग वाटर कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100। देखिए यहाँ पे W1 और W2 क्या है, इसके बारे में हम बात करें अगर, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो देखिए
सबसे पहले मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक सॉइल ले लिया, ठीक है, हमने एक सॉइल ले लिया, उस सॉइल को हमने लेके क्या किया, वेट कर लिया, एक बर्तन में रख के हमने वेट कर लिया, बर्तन के साथ ही हमने रख के वेट कर लिया। वेट करने के बाद फिर क्या किया, हमने उसे 105 डिग्री सेल्सियस पे अवन में रख दिया 24 घंटे के लिए, और उसे गर्म किया, मतलब 105 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जो है वाटर जो होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, फिर हम उसे निकालेंगे 24 घंटे के बाद, और फिर से उसे वेट करेंगे, ठीक है, फिर से उसे वेट करेंगे, और उसे वेट करके जो है अब हमें जितना जो है रिडक्शन मिला वॉल्यूम में, जितना हमें रिडक्शन मिला वॉल्यूम में, उसको हम देखेंगे, और अकॉर्डिंगली जो है हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर समझाऊं तो मान लीजिए आपने 3 किलो जो है सॉइल लिया, वेट मतलब एक सॉइल है जिसे आपने उठाया, अपने बर्तन में रखा और वेट किया, तो आपको कितना मिला, 3 किलो मिला। अब इसे आपने ओवन में डाल दिया 24 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आपने निकाला 24 घंटे बाद, तो आपको 2.4 kg ही मिला, यानी कि कुछ वेट जो था वो इवोपरेट हो गया वाटर के फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से इसको मतलब घटाएंगे ना, देखेंगे कि कितना वाटर इवोपरेट हुआ है, तो 3 - 2.4 करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 3 - 2.4 करेंगे, और फिर जो है उसे हम डिवाइड कर देंगे 2.4 से, क्योंकि यही तो है वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये तो वेट ऑफ सॉलिड्स बचा है। तो इसे हमें क्या मिलेगा, 0.6 अपॉन 2.4, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा 25% जो है हमारा वाटर कंटेंट वहाँ पे था, ठीक है। तो इस तरह से हम ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पिग्नोमीटर मेथड की। पिग्नोमीटर मेथड में क्या होता है, तो इसमें जो है वो बॉटल था ना, तो उसमें जो है इसके अगर फॉर्मूला की हम बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि W1 W2 क्या है, ठीक है। तो W2 - W1 अपॉन W3 - W4 G-1/G-1, ठीक है, W2 - W1 अपॉन W3 - W4 G-1/G-1। यहाँ पे W1 W2 W3 क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, तो ये एक बॉटल है, देख सकते हैं एक तरह का बॉटल है, ठीक है, जिसमें जो है इसे आप पिक्नोमीटर कहते हैं, इसका वॉल्यूम लगभग 900 ml होता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, 900 ml। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पिक्नोमीटर को हम सीधा सीधा वेट कर लेंगे, तो हमें W1 मिल जाएगा। फिर इसमें अपने सॉइल को हम लोग डालेंगे, तो हमें सॉइल को डाल के फिर हम इसे वेट करेंगे, तो हमें W2 मिल जाएगा। फिर जितना हमारा जगह बचा था ना सॉइल डालने के बाद, उसमें हम वाटर फिल कर देंगे, तो हमें उसके बाद उसको वेट करेंगे, तो W3 मिल जाएगा। और फिर हम इस सब को डिस्प्लेस करके हटा के फिर सिर्फ और सिर्फ पिक्नोमीटर में वाटर भर देंगे, और फिर इसे वेट करेंगे, तो हमें W4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये W1 W2 W3 W4 का जो है वैल्यू होगा, और जो है आपको मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है, क्या कि W1 - W2 अपॉन W3 - W4 G-1 अपॉन G-1, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो है जो आपको पिक्नोमीटर मेथड से अगर आप वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं, तो आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बारे में तो सब में हमने बात कर ली थी, रेडिएशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि रेडिएशन मेथड में जो हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट की, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट की, जैसे कि अभी हमने बात किया कि हम लोग किस तरह से वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम यूनिट वेट को भी निकाल सकते हैं डिफरेंट मेथड से। ये 5 मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर बलून मेथड और रेडिएशन मेथड। कोर कटर मेथड में क्या करते हैं, एक ना ये होता है सिलेंडर टाइप का शेप का एक ये इक्विपमेंट होता है, जिसे हम कोर कटर सिलेंडर कहते हैं, जिसका वॉल्यूम बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 लीटर होता है। और ये जो मेथड होता है सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। फील्ड मेथड होता है, इसमें हम जो है इसके थ्रू हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल पाते हैं सॉइल का। अब अगला मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है बेसिकली कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, फील्ड मेथड है, ठीक है। सैंड रिप्लेसमेंट कोहेजनलेस सॉइल के लिए फील्ड मेथड है, ठीक है। उसके बाद वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो ये जो है कोहेसिव सॉइल्स के लिए ही ये भी क्या कहते हैं ये होता है, सूटेबल होता है सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए। और इसमें जो है हम लोग पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी में पता हो। हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली सॉइल के ऊपर एक पैराफिन वैक्स का लेयर लगा देते हैं, उसको वेट कर लेते हैं, और फिर जो है उसे हम लोग एक भरे हुए बर्तन जो एक बर्तन है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें हम इस सॉइल को डाल देते हैं। तो ये जो सॉइल है उतना ही अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, है ना। अगर इस सॉइल को हम किसी भरे हुए बर्तन में डालें, तो ये जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो हमें मतलब इस मदद से जो है इस तरह से जो है हम जो है इस सॉइल का जो है वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस सॉइल के वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। और फिर जो हम इसको वेट अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारा जो है यूनिट वेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है वाटर बलून मेथड, जिसके बारे में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है जानने के लिए, तो कोई ये नहीं है। उसके बाद है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड को हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मीटर भी इसे कहते हैं, ये एक साइट मेथड होता है,
ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके हेल्प से हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को और आसानी से और अच्छी तरह से स्टडी कर पाते हैं, उनके बिहेवियर को जान पाते हैं और उन्हें एक्यूरेटली क्लासीफाई कर पाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, तो ग्रेन साइज और डेंसिटी इंडेक्स। ग्रेन साइज और डेंसिटी इंडेक्स हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो है आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें फाइन ग्रेन सॉइल की, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात करें तो अटरबर्ग्स लिमिट और कंसिस्टेंसी की बात होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप जो है कोर्स सीव एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कोर्स ग्रेन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप सीविंग करते हैं। बेसिकली ये जो पांच साइज यहाँ पे दिए गए हैं 80, 40, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, इनका यूज़ करते हैं हम लोग कोर्स ग्रेन के लिए। और अगर हम बात करें फाइन सीव एनालिसिस के लिए, तो इसमें हम लोग 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रॉन, 425 माइक्रॉन, 212 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, ये जो है और उसके साथ साथ 75 माइक्रॉन, इन जो है साइज़ का हम लोग यूज़ करते हैं फाइन सीव एनालिसिस में। मैं एक बात बता दूं आपको कि एज पर IS 2720, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर IS 2720, जो सबसे लास्ट साइज है सीव का जिसको हम लोग अब तक एक्सेस कर पाए हैं, वो है 75 माइक्रॉन। ठीक है। तो इससे अगर नीचे आपको किसी भी तरह का एनालिसिस करना है तो आपको सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे बताया गया है। ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो सीव्स होती है ना, जो ये IS सीव्स होती हैं, ये जो IS सीव्स होती हैं, वो बेसिकली जो है डेजिग्नेट की जाती हैं उनके साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग से। मतलब जो उसमें ओपनिंग बनी हुई ना, जो छिद्र बने हुए होते हैं, उन छिद्र के साइज से जो है इस सीव्स को डेजिग्नेट किया जाता है। तो ये पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें। इसके बाद हम जानते हैं परसेंटेज फाइनर के बारे में। तो परसेंटेज फाइनर क्या होता है ना, तो ये समझ सकते हैं आप इस तरह से कि अगर कोई ये है सॉइल है जिसे आप चाल रहे हैं, ठीक है, ये रहा एक कोई सीव, यहाँ पे आप सॉइल है इस पर चाल रहे हैं, मान लीजिए कि आपने जो है चाला, तो X% का वैल्यू जो है, X% जो है सॉइल आपका यहाँ पे रिटेन हो गया। ठीक है। और Y% वैल्यू जो है पास कर गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ परसेंटेज फाइनर कितना है, तो आप बता सकते हैं कि भाई Y वैल्यू जो है पास कर गया है, तो इतना परसेंटेज फाइनर है, मतलब Y परसेंटेज फाइनर है, Y वैल्यू। ठीक है। लेकिन अगर आपको Y नहीं मालूम हो, तो अगर आपको Y नहीं मालूम हो तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स कर देंगे तो आपको Y मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई तो क्या होगा, 1 ही ना होगा, x प्लस वाई। तो इस तरह से जो है हम बता सकते हैं कि 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, ये हमें क्या दे देगा, हमारा परसेंटेज फाइनर दे देगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक क्या कहते हैं ग्राफ दिया गया है जिसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। इसमें जो है y एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर है और x एक्सिस पे साइज है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे तीन ये बने हुए हैं, क्या कह सकते हैं ड्राइंग बने हुए हैं, फिर आप कह सकते हैं ग्राफ बने हुए हैं। ये तीनों ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C। ए देखिए, अगर ए को आप जरा सा ध्यान से देखें तो ये जो है काफ़ी हद तक जो है फैला हुआ है ना, काफ़ी ब्रॉड है। मतलब कि इस टाइप का जो सॉइल होता है ना, इनमें लगभग हर टाइप के, हर शेप एंड साइज के जो है पार्टिकल्स अवेलेबल होती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वेल ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बी की, तो बी में देखें तो ये काफ़ी कम फैला हुआ है, मतलब एकदम पर्टिकुलर है, यानी कि इसमें जो है पुअरली या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, इसमें लगभग सेम साइज़ के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। वहीं पे अगर हम सी की बात करें तो ये कैसा है, गैप ग्रेडेड है। यहाँ पे जो है कुछ पार्टिकल साइज जो है गायब है, कुछ है फिर कुछ गायब है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मतलब ऐसे है ना, कांस्टेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये साइज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल गया है, तो इसे हम गैप ग्रेडेड कहते हैं। बहुत बार इसके डिफिनेशन पूछ लेता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें क्या मिलता है, हमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिलता है, CU। ठीक है, CU और CC मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है ना, जिसे हम CU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या करता है ना, ये जो है रिप्रेजेंट करता है ग्रेडेशन को। ठीक है, ये जो है ग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम बता सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल साइज जो है ना, जो आपका पार्टिकल साइज है वो कितना है, या फिर ग्रेडेशन कैसा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट्स ग्रेडेशन कैसा है आपके सॉइल का, इससे हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें सैंड के लिए, तो सैंड के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, मतलब 6 से ज़्यादा। अगर आपको आप कह रहे हैं कि आपका सॉइल जो कैसा है, आपका सैंड है कैसा, मतलब आपने सैंड ले रखा है, ठीक है, आपने सैंड ले रखा है और आप बोल रहे हैं कि ये वेल ग्रेडेड सैंड है। कैसा सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है। तो इसकी अगर आप इसकी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालें तो क्या क्या होना चाहिए, जो CU होना चाहिए वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, 6 से। ठीक है, 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं हाँ ये ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड है। और अगर हम बात करें ग्रेवल की, तो इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, जिसे हम CC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर इसके बात करें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये शेप ऑफ पार्टिकल का बात करता है। किसका बात करता है, शेप ऑफ पार्टिकल का बात करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शेप ऑफ कर्व का बात कर रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10।
D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं CC को। बात करें अगर इसकी वैल्यू की, तो फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, चाहे वो सैंड हो या फिर किसी भी तरह का चीज़ हो, किसी भी तरह का सॉइल हो, इसकी वैल्यू जो है 1 से 3 के बीच में अलाई होनी चाहिए, तभी वो वेल ग्रेडेड रहेगा। अदरवाइज वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर गैप ग्रेडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में ये तो पूरा बाकी है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं ना, जो भी साइज़ 75 माइक्रोन से छोटा होता है उसको हम लोग इसमें उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में देखिए साइज ऑफ पार्टिकल कितना लेते हैं, तो 75 माइक्रोन से छोटा, 75 माइक्रोन से छोटा। ठीक है, तो हम सॉरी अच्छा यहाँ पे मैंने बता रखा है, अगर आपके साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, बड़े हैं 75 माइक्रोन से, तो हम सिव एनालिसिस कर लेते हैं। अगर 75 माइक्रोन से क्या है, छोटे हैं, तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, जो कि स्टोक्स लॉ पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, जो कि हमारा स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। इसकी अगर बात करें तो इसकी वैल्यू मतलब इसके स्टोक्स लॉ में अगर हम बात करें तो स्टोक्स लॉ में एक सेटलिंग वेलोसिटी हमें मिलती है, क्या मिलती है, VS मिलती है, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ा सा और अच्छी तरह से। फिलहाल आप ये चीज़ जान लीजिए कि स्टोक्स लॉ के हेल्प से हमें क्या मिलता है, हमें जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी मिलता है, कि जो आपके पार्टिकल्स है ना वो किस वेलोसिटी से सेटल कर रहा है। तो VS इज इक्वल्स टू G-1 गामा W D का स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ठीक है, इससे हमें VS मिल जा रहा है। यहाँ पे D क्या है, तो ग्रेन ऑफ साइज है, इफेक्टिव ग्रेन ऑफ साइज है। ठीक है, इफेक्टिव ग्रेन साइज है, D10 है, हाँ इफेक्टिव ग्रेन साइज है। म्यू क्या है, तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, जिस फ्लूइड में आप इसे सेटल कराना है। VS क्या है, तो सेटलिंग वेलोसिटी है, बाकी सब आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ लागू करने के लिए ना स्टोक्स लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। क्या, तो आपका जो पार्टिकल साइज रेंज है वो क्या होना चाहिए, वो जो है 0.2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन। ठीक है, 0.2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन के बीच में होना चाहिए, तभी ये जो है चीज़ फॉलो होगी। कि अब कितना से कितना होना चाहिए, 0.2 mm से लेके 0.0002 के बीच में होनी चाहिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं 0.2 माइक्रोन के बीच में होनी चाहिए आपकी पार्टिकल साइज, तभी ये चीज़ मतलब फॉलो होगी। फिर है इनफाइनाइट मीडियम, जो आपका मीडियम है जिसमें आप सेटल करा रहे हैं वो क्या हो, इनफाइनाइट है। बट आपको पता है कि यहाँ पे इनफाइनाइट है, आप किसी जार या फिर किसी बर्तन में तो कराएंगे, है ना, तो इनफाइनाइट मटेरियल नहीं है, इसे भी आप जानते हैं। ये एजम्पशंस हैं जिन्हें हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सा एजम्पशन जो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इनफाइनाइट मीडियम वाला प्रैक्टिकल नहीं है, बट हम इसे मान लेते हैं। एजम्पशंस होते किस लिए, मानने के लिए तो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि यहाँ पे हम इनफाइनाइट मीडियम ले रहे हैं, पार्टिकल साइज इससे इसके बीच में ले रहे हैं, पार्टिकल का जो शेप एंड साइज ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, स्पेरिकल ले रहे हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल में कैसा होता है, फ्लेकी होता है। डिस्क्रीट सेटलिंग हो रही है, कोई भी जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल की सेटलिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सभी पार्टिकल जो है एक मतलब अपने आप में मौज हैं, आराम आराम से हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कि कोई भी जो है जैसे ये पार्टिकल है ये अगले वाले पार्टिकल को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, इसे हम डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं। अच्छा, अब देखिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है ना उसे हम दो तरह से कर सकते हैं, पहला है पिपेट मेथड और दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, इन दोनों का ही जो प्रिंसिपल है वो सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब ऊपर ऊपर ही ले चल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं सिंपल वो चीज़ें बताते चल रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोमीटर मेथड में क्या होता है, एक हाइड्रोमीटर डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं, जो बेसिकली जो है जिसका यूज़ हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए करते हैं। जो आपका ये होता है क्या कहते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए जो है हम लोग हाइड्रोमीटर नाम का एक ये आता है, यंत्र आता है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। उसका जो यहाँ पे यूज़ करके हम लोग जो है किसी मतलब इसके यूज़ से जो हम लोग क्या करते हैं, अपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस को सफलतापूर्वक करते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस को करते हैं हाइड्रोमीटर के मेथड से, हाइड्रोमीटर की हेल्प से, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड कहते हैं। ठीक है, पिपेट की बात करें तो पिपेट जो है एक तरह का आपने देखा होगा, जो बच्चों को जो दवा पिलाई जाती है, तो आप देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से ढक्कन में लगा होता है, जिसे इसे ऐसे दबाने पे जो है वो मतलब दबाने पे वैक्यूम बन जाता है, फिर आप दवा में डालते हैं तो वो कुछ एब्जॉर्ब करके फिर वो बच्चे के मुंह में डाल दिया जाता है, तो इसे हम पिपेट कहते हैं। इसका मुझे ऐसे हिंदी में नाम नहीं है मालूम है, तो इसे पिपेट कहते हैं। इसके हेल्प से जो है हम लोग यहाँ पे मतलब इस क्या कहते हैं इक्विपमेंट की हेल्प से जो हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो ये दोनों ही जो है मतलब जो जिस इक्विपमेंट का हम मदद से कर रहे हैं उसी के नाम पे रख दिया गया है। यहाँ पे पिपेट का यूज़ कर रहे हैं तो पिपेट मेथड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर हो गया। चलो, दोनों यही प्रिंसिपल को ये कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे कुछ करेक्शंस हमें करने पड़ते हैं। कौन से हैं, तो पहला डिस्पर्सिंग करेक्शन या फिर डिफ्लोकुलेटिंग करेक्शन, जिसे हम यहाँ पे CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है मेनिस्कस करेक्शन, तीसरा है टेम्परेचर करेक्शन। ये 3 करेक्शन करना होता है। डिस्पर्सिंग या डिफ्लोकुलेटिंग जो करेक्शन होता है ना, वो हमेशा निगेटिव होता है, यही चीज़ आपसे पूछा जाता है, यही चीज़ आपको याद रखना है। डिफ्लोकुलेटिंग ऑलवेज निगेटिव, मेनिस्कस ऑलवेज पॉजिटिव,
टेम्परेचर की बात करें तो डिपेंड्स ऑन कि कैसा है। टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, 27 डिग्री सेल्सियस से कम है तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी है कि सी जो होगा वो क्या होगा, मतलब टोटल करेक्शन जो है हम लोग का, जो टोटल करेक्शन वो क्या होगा, सी एम क्योंकि मैंने प्लस है, माइनस सी डी क्योंकि करेक्शन ये मतलब निगेटिव है, और प्लस माइनस में आपका सी टी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अटरबर्ग लिमिट्स की एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स की। ठीक है, अटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है हमारा सॉइल जो है, अगर हम सॉइल में वाटर कंटेंट, एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत जरूरी चीज़ है जो आपको याद रखना है, क्या कि ये जो हम अटरबर्ग लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमेशा कोहेसिव सॉइल के लिए होता है मेरा भाई, हमेशा कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, सैंड या इसके लिए नहीं होता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए नहीं होता है। तो ये जो है कोहेसिव सॉइल है, कोई अगर सॉइल है, सॉइल अब मैंने अटरबर्ग लिमिट में आ गया हूँ ना, अब अगर मैं अटरबर्ग लिमिट में आ गया हूँ, मैं अगर सॉइल का नाम लूँगा तो आपको समझ जाना है कि भैया कोहेसिव सॉइल है। ठीक है, तो अगर कोई सॉइल है, ठीक है, मतलब कोहेसिव सॉइल है, उसमें अगर हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएं या घटाएं तो उसमें जो है किस तरह से चेंजेस आती हैं उसे हम पढ़ते हैं अटरबर्ग लिमिट में। और यहाँ पे है ये एक ग्राफ है, यह एक ग्राफ है, एक मिनट पेंसिल, ये एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे जो सॉइल है उसको हमने टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, टोटल हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड करके रखे हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है सेमी सॉलिड, तीसरा है प्लास्टिक स्टेट और चौथा है लिक्विड स्टेट। ठीक है, मतलब कि हमारा सॉइल जो है वो टोटल 4 स्टेजेस में, 4 स्टेट में रह सकता है, 4 तरह के स्टेट में। पहला है सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड तो हो ही गया। ठीक है, इसके साथ साथ हमें 3 तरह के जो है वाटर कंटेंट के लिमिट्स भी मिलते हैं। 3 तरह के वाटर कंटेंट के लिमिट्स मिलते हैं। जो पहला है श्रिंकेज लिमिट, दूसरा है प्लास्टिक लिमिट और तीसरा है लिक्विड लिमिट। ये जो है ना, ये एक क्रिटिकल वाटर कंटेंट होता है, जिसके बाद मतलब ये जो भी लिमिट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिमिट्स वो वाटर कंटेंट्स होते हैं जिनके बाद जो है हमारा सॉइल जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में एंटर कर जाता है। जैसे जो आपका श्रिंकेज लिमिट है उसमें अगर आप देखें तो अगर आपका कोई सॉइल है जिसमें आपने श्रिंकेज लिमिट तक वाटर फिल कर दिया है, और अगर उसके आगे आप अगर वाटर फिल करेंगे ना तो आपका सॉइल क्या हो जाएगा, जो सॉइल है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड कंडीशन में चला जाएगा। प्लास्टिक लिमिट क्या है, तो प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसको अगर आप आगे जाएं, जिससे अगर आप आगे जाएं तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका सॉइल है वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक लिमिट मतलब प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगा। और लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें आपका जो जो आपका सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में जो है चेंज हो जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका दे भी रखा है, क्या बोलते हैं डेफिनेशन। लिक्विड लिमिट इज इक्वल्स टू, इसे हमने डब्ल्यू एल से रिप्रेजेंट किया है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे जो है आपका सॉइल क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। फ्लो कर सकता है मतलब कैसा है, लिक्विड कंडीशन में, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या है, तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज प्लास्टिसिटी। श्रिंकेज लिमिट क्या है, तो ये वो वाटर कंटेंट होता है जिसके बिलो अगर आप जो है वाटर कंटेंट को कम करेंगे तो आपका जो सॉइल वॉल्यूम है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वाटर कंटेंट बिलो विच सॉइल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाटर, इसके बिलो अगर आप जाएँ, श्रिंकेज लिमिट के बिलो जाएँ तो आपको जो सॉइल का वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप ऐसे समझिए ना कि कोई एक जार है, ठीक है, कोई एक जार है, इसमें हमने सॉइल भर रखा है। ठीक है, इसमें सॉइल भर रखा है, अभी जो है इस सॉइल में कुछ वाइट्स होंगे, कुछ सब कुछ होंगे जो मैंने बात किया, हमने जितना पढ़ा अभी उतना। अब हमने कुछ इसमें वाटर ऐड किया, तो अभी इसका सॉइल में कोई, इस सॉइल में किसी भी तरह का हमें वॉल्यूम चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। जो भी इसके वॉइड्स होंगे अभी वो फिल होंगे। ठीक है, तो वॉइड्स उसके फिल हो रहे हैं, हम वाटर डालते जा रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉइड्स फिल हो रहे हैं। जब ये सैचुरेट हो जाएगा ना, जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो उसके बाद जब हम वाटर ऐड करेंगे ना, तो उसके बाद जब हम वाटर का ऐड करेंगे तो हमारा जो सॉलिड था, मतलब जो हमारा सॉलिड कंडीशन में सॉइल था वो सेमी सॉलिड में चला जाएगा, और हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। फिर एक पॉइंट के बाद हमारा वो WP आ जाएगा, इसके बाद हमारा जो है सॉइल जो है वो प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब हमारा लिक्विड लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके उसके बाद फिर वो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, पूरा लिक्विड स्टेज में हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया, एट लिक्विड लिमिट WL सॉइल हैव सिमिलर शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब कि लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल हैव, ठीक है, लिक्विड लिमिट पे जितने भी सॉइल्स होते हैं ना, ऑल सॉइल्स हैव सिमिलर शियर स्ट्रेंथ, सबके पास लगभग जो है सिमिलर शियर स्ट्रेंथ ही होता है, जो कि होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना जो है इस अमाउंट का इस वैल्यू का जो है शियर स्ट्रेंथ होता है हमारे सॉइल के पास, अगर वो लिक्विड लिमिट पे है। ठीक है, लिक्विड कंडीशन में है, हर सॉइल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए
फॉर सॉइल यूज्ड इन बेस एंड बियरिंग कोर्सेस, अगर आप किसी सॉइल को बेस या बियरिंग कोर्स एज ए बियरिंग कोर्स यूज़ करते हैं हाईवे में, तो किसी भी कंडीशन में जो उसका लिक्विड लिमिट होता है वो 35% से कम होना चाहिए, 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। लो कंप्रेसिबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लो कंप्रेसिबल होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लो कंप्रेसिबल होना चाहिए। इसके बाद लिक्विड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिक्विड लिमिट को हम लोग दो मेथड से पता कर सकते हैं। पहला है कैसाग्रेंडी एपरेटस और दूसरा है कोन पेनिट्रेशन मेथड। कैसाग्रेंडी एपरेटस की बात करें तो जो है हम लोग सबसे पहले जो हमारा ये है सॉइल है उसे हम 425 माइक्रोन आईएस सीव से सीव कर लेते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आए हैं। 425 आईएस सीव माइक्रोन से सीव कर लेते हैं। सीव करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे ना, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे ऑब्वियसली। वाटर ऐड करने के बाद जिस वाटर कंटेंट पे अगर हम उस सॉइल पे एक ½ इंच का कट लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने वाटर कंटेंट W डाल दिया। W डालने के बाद हमने क्या किया, हमारे सॉइल पे जो है सॉइल में एक मतलब सॉइल जिस प्लेट में हमने रखा है उस प्लेट में हम सॉइल में मतलब एक प्लेट में सॉइल रखा हुआ है, सॉइल पे हमने क्या किया, ½ इंच का ग्रूव बना दिया, मतलब कट बना दिया। और अब इस प्लेट को हम लोग ना एक अपरेटस होता है कैसाग्रेंडी अपरेटस पे हम रख देंगे और रख के इसमें क्या करेंगे, वो कुछ इस तरह से होता है ना, उसमें एक पैडल लगा होता है। अब उसमें एक पैडल लगा होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि आप पैडल करेंगे ना तो इस पर जो है एक हिट आएगा, ब्लो आएगा, मतलब शॉक लगेगा इसको, ठीक है। तो अगर आप 25 ब्लो में मतलब 25 बार शॉक दे रहे हैं तो अगर ये 25 शॉक में आपका जो ग्रूव है वो फिर से फिल हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ठीक है, जो ये जो आपने W वाटर कंटेंट डाला है ये जो है लिक्विड लिमिट है, यही मतलब लिक्विड लिमिट है इसका, ठीक है। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि आपका जो है अगर 25 ब्लो में आप ½ इंच का जो कट ग्रूव है फिल करा ले रहे हैं तो मतलब वाटर कंटेंट कैसा है, लिक्विड लिमिट है। अगर अगर हम इससे कम फ्लो में अगर मतलब 25 ब्लो में होना चाहिए था, अगर हमने 20 ब्लो में ही फिल करा दिया मतलब कि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा हो गया है। और अगर 25 से ज़्यादा हो गया तो मतलब कि आपका लिक्विड लिमिट कम है, मतलब आपने जो वाटर कंटेंट डाला है वो अभी कम है, इसमें और वाटर कंटेंट की आवश्यकता है ना, समझ रहे होंगे। यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना हुआ है, देखिए। जब वाटर कंटेंट क्या होगा, हाई होगा तो नंबर ऑफ ब्लो क्या होंगे, कम होंगे, है ना, समझ पा रहे होंगे आप। तो हमें जो है अब ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते ना, ऐसे गैस करके थोड़ी बता देंगे कि हाँ भैया 25% वाटर डालो देखो हो जाता है, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू जो है हम इसके वाटर लिमिट को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो है डिफरेंट वाटर कंटेंट पे जो है इसको ब्लो प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे जो है ये ग्रूव जो है फिल हो जा रहा है। W1 में मान लीजिए W1 मतलब कि वाटर कंटेंट कम था, ब्लो ज़्यादा लगा। W2 हमने किया, बढ़ाया, वाटर कंटेंट कम हुआ मतलब बढ़ा तो फिर ब्लो कुछ कम हुआ। फिर हमने W3 कर दिया तो फिर से ब्लो कुछ कम हुआ, ठीक है। हमने इस तरह से ये करके एक ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, अब इस ग्राफ में हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे 25 चाहिए, नंबर ऑफ ब्लो कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो इसके बीच में हम देख लेंगे कि हमारा जो है कहाँ पे 25 आ रहा है और फिर उसको हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ले जाएंगे, उसको यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे, हमारा मिल जाएगा हमको, बहुत सिंपल, ठीक है। और इससे जो है ये इसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट या फ्लो ग्राफ कहते हैं, ठीक है। और इसके हेल्प से हमें फ्लो इंडेक्स मिलता है, क्या मिलता है, फ्लो इंडेक्स मिलता है, जिसे हम आई एफ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2/N1। क्या होता है, W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2/N1, ठीक है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली ये शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जितना फ्लो इंडेक्स ज़्यादा होगा शेयर स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, ऑब्वियसली आपको भी पता है, जितना ज़्यादा फ्लो करेगा। फ्लो इंडेक्स आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई फ्लूइड होता है, फ्लो करता है तो शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है उसकी, इसलिए वो फ्लो कर पा रहा है ना। तो फ्लो इंडेक्स ज़्यादा है मतलब शेयर स्ट्रेंथ उसमें कम है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब है बात कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है CPT, वैसे तो ये बेसिकली आपका आगे फुटिंग में भी आपको फाउंडेशन में भी मिलेगा, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिमिट के लिए। तो जो कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट होता है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें एक कोन होता है, मतलब एक तीर टाइप का एक कोन होता है। इस कोन को क्या करते हैं, हमें 30 सेकेंड में, ठीक है, ग्रेविटी के एक्शन में ही 30 सेकंड में सॉइल में जो है 20 mm तक जो है पेनिट्रेट कराना रहता है। मतलब क्या कि एक प्लेट है, एक प्लेट में आपने सॉइल रख दिया, सॉइल के ऊपर हमने ये कोन पेनिट्रेशन रख दिया, मतलब ये जो भी औजार है कोन शेप का उसे हमने यहाँ पे रख दिया और फिर हम इसे छोड़ देते हैं। और हम चाहते हैं कि 30 सेकंड में जो है ये जो कोन पेनिट्रेशन, ये जो कोन है वो 20 mm का जो है 20 mm का जो है डेप्थ कवर कर ले। तो हम क्या देंगे कि हाँ ठीक है, ये हमारा सॉइल कैसे पे, लिक्विड लिमिट पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक लिमिट की। प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि प्लास्टिक कंडीशन में चला जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हमको प्लास्टिक लिमिट कब पता चलेगा, तो वो वाटर कंटेंट जिस पे अगर आप क्या कर रहे हैं, आप सॉइल का एक थ्रेड बना रहे हैं, ठीक है, आप सॉइल को थ्रेड के फॉर्म में कर रहे हैं, थ्रेड बना रहे हैं, और ये जो थ्रेड है उसका डाया कितना है, 3 mm है।
अगर आप किसी सॉइल को जो है 3 mm डाया के थ्रेड में रोल कर रहे हैं तो किसी भी तरह का अगर आपको क्रैक नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये किसी भी तरह का क्रैक नहीं देखने को मिल रहा है, वो क्रम्बल कर रहा है, मतलब कि ऐसे क्रम्बल मतलब कि क्रैक होने से पहले का एक कंडीशन होता है क्रम्बल, अगर वो वहीं पे है, ठीक है, अगर वो क्रम्बल कर रहा है, क्रैक नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो लिक्विड, वो जो है सॉइल जो है अब प्लास्टिक लिमिट पे आ गया है। अच्छा, अब एक चीज़ होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, तो इसे हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि लिक्विड लिमिट से, एक मिनट, हाँ, लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच में हमें कितना रेंज मिल रहा है, तो इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। और ये जो है अगर आपका सॉइल जो है बेस कोर्स में यूज़ होने वाला है, तो ये मेक श्योर करें कि आपका जो प्लास्टिसिटी है वो क्या हो, 6% से कम हो, ठीक है। अगर आपको आईपी निगेटिव मिलता है तो उसे हम हमेशा जीरो कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पूछा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया आईपी अगर निगेटिव मिलता है तो आप इसे जीरो एज अ जीरो कंसिडर करेंगे। अगर आपकी आईपी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं तो आप जो है क्या बता सकते हैं सॉइल के बारे में कि सॉइल की कंसिस्टेंसी कहती है कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी आईपी की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है, मतलब कैसा सॉइल है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है ना, नॉन प्लास्टिक सॉइल है, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का मतलब सॉइल है कैसा है, सैंड है या फिर ग्रेवल है, नॉन प्लास्टिक है, तो आपको जीरो वैल्यू मिलेगी। 0 से 7 के बीच में है तो भैया लो प्लास्टिक है, ठीक है। 7 से 14 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक है, और 7 से 14 नहीं, सॉरी, 7 से 17, 7 से 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक है, और 17 से ज़्यादा है तो हाईली प्लास्टिक है, ठीक है। तो 0, 0 से 7, 7 से 17 और फिर 17 से बड़ा, तो 0 0 है तो नॉन प्लास्टिक, 0 से 7 है तो लो, ये है तो मीडियम, और ये है तो हाईली प्लास्टिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट के बारे में। श्रिंकेज लिमिट में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि एस जो होता है वो 1 हो जाता है, वाटर हमारा फुली सेचुरेटेड हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है ना, हर चीज़ मैंने बता रखा है। अब देखिए, हमें वो वाटर कंटेंट निकालना है जिसपे आपका श्रिंकेज लिमिट मिल रहा है, ठीक है, वो वाटर कंटेंट निकालना है जिसपे आपको श्रिंकेज लिमिट मिल रहा है। तो ये क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू डी, ठीक है, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू डी, मतलब अभी जो आपका वाटर है, सॉरी सॉइल है, ठीक है, अभी जो आपका सॉइल है उस सॉइल का वेट कितना है, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू डी मतलब ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू डी माइनस वी वन माइनस वी डी, अभी का वॉल्यूम माइनस ड्राई ड्राई सॉइल का वॉल्यूम, ठीक है, वी वन माइनस वी डी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो मतलब पढ़ लेना है, इसे रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू डी माइनस वी वन माइनस वी डी गामा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज रेशियो की। ये सभी फॉर्मुलाज आपको याद रखनी है, क्योंकि मैराथन क्लास है तो डिराइव करेंगे नहीं, और वैसे भी होता तो मैं आपको डिराइव नहीं कराता क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो की अगर बात करें तो श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है, तो वी वन माइनस वी डी अपॉन वी डी अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, तो ये बहुत जरूरी फॉर्मुला है, इसे आपको याद रखना है, वी वन माइनस वी डी, ठीक है, वी वन माइनस वी डी अपॉन डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, तो इसे आपको याद रखना है, ये होगा श्रिंकेज रेशियो। और श्रिंकेज रेशियो का एक और फॉर्मुला होता है क्या, डब्ल्यू डी गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, तो इससे भी आपको श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मुला मिल जाएगा। तो ये फॉर्मुलाज आपको याद रखने हैं श्रिंकेज से रिलेटेड। इसके बाद आता है लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ये एक ऐसे इंडेक्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू जो है हम लोग सॉइल के इन सिटू बिहेवियर को, कैसे इन सिटू बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला की अगर बात करें तो आई सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। यहाँ पे जो आपका वाटर कंटेंट है इस समय उसकी बात हो रही है, डब्ल्यू एन नेचुरल, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ऑब्वियसली बहुत आसान है। अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। अगर आप लिक्विडिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। आई एल है ना, तो एल को गायब कर दो, ठीक है, कंसिस्टेंसी है तो पी को गायब कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। इस तरह से आपको याद कर लेना है आसान तरीके से। अब बात करते हैं कि अलग अलग वैल्यू में अलग अलग हम वैल्यू रखते हैं अगर, तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर आपकी जो है यहाँ पे पहले एक को ढक दीजिए, दूसरे को देख लीजिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितनी है, 0 से कम है या फिर 0 के बराबर है, ठीक है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 से कम या फिर 0 के बराबर है, मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पे जो आप वैल्यू कर रहे हैं, वो जो आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर आपको 0 रखना है मतलब क्या, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 0 वैल्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू एल रख रहे हैं, मतलब सॉइल आपके किस स्टेट में जा रहा है, लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो इफ आई सी इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 तो लिक्विड। अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है बट 0 नहीं है, 1 से कम है, 0 से बड़ी है बट 1 से कम है, तो सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। अगर जो आपकी आई सी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, 1 से बड़ी या फिर 1 से ज़्यादा हो रही है, 1 से बड़ी या फिर 1 से ज़्यादा हो रही है, मतलब क्या, 1 से बड़ी हो रही है, 1 से ज़्यादा हो रही है, मतलब ये जो W है यहाँ पे आपने क्या किया, P रख दिया है ना, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, तभी तो ये डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी दोनों कट जाएगा, बच जाएगा एक, ठीक है।
तो एक से ज़्यादा या फिर एक रख रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सॉइल को प्लास्टिक लिमिट में ले जा रहे हैं, प्लास्टिक स्टेट में ले जा रहे हैं, तो ये प्लास्टिक स्टेट हो गया। तो ये हमने पता कर ली इन सिटू बिहेवियर कि कैसे होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बेस पे। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स के बेस पे। तो लिक्विडिटी इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि अगर आपका आई जो है वो एक से क्या है, बड़ा है या फिर एक के बराबर है, तो आपका कैसा होगा, लिक्विड स्टेट होगा, है ना। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे WL रख देंगे तो आपका वैल्यू 1 मिल जाएगा, मतलब आपने वाटर कंटेंट L के बराबर कर दिया, लिक्विड के बराबर कर दिया। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, IL की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है, क्या है, 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है, तो सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। और अगर 0 से भी छोटी है या फिर 0 के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि सॉइल आपका कैसा है, सॉइल आपका प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है, कैसा है, प्लास्टिक स्टेट में है ना, WP माइनस WP हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। एक और चीज़ आपको बतानी है कि IC प्लस IL जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टफनेस इंडेक्स की। ये शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और IT इज इक्वल टू IP अपॉन IF, IP अपॉन IF। IP क्या है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और IF क्या है, तो फ्लो इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स इज इक्वल टू टफनेस इंडेक्स, ये भी आपको याद रखना है। थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, तो ये एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टी होता है सॉइल का, जिससे कि वो क्या करता है, जिससे कि वो जो है अपने सॉइल, अपने स्ट्रेंथ को जो है फिर से रीगेन कर लेता है, अगर आप उसे किसी तरह से छेड़छाड़ करते हैं तो। मतलब आपने क्या किया, आपने एक जगह मिट्टी खो दी और दूसरे जगह पे रख दी, तो क्या हुआ, आपने उसने अब मिट्टी खो दी है तो उसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब उसने अपनी स्ट्रेंथ को खो दिया। अब फिर आपने वहाँ पे रख दिया, तो विथ टाइम जो है वो अपने स्ट्रेंथ को जो है फिर से रीगेन करता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी मतलब क्या, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब और रिमोल्डेड सॉइल। मतलब कि अगर कोई सॉइल है, ठीक है, अगर कोई सॉइल है और वो पहले से ऐसे रखा हुआ है कहीं, ठीक है, तो इस समय उसका स्ट्रेंथ कितना है वो, और अपॉन जितना स्ट्रेंथ अब है वो, अपॉन आपने क्या किया, उस सॉइल को हटा के कहीं और रिमोल्ड कर दिया, ठीक है, तो उस समय उसका स्ट्रेंथ कितना है वो। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालते तो हमें क्या मिलता है, सेंसिटिविटी मिलता है। मतलब सेंसिटिविटी मतलब क्या, सेंसिटिविटी मतलब कि आपके सॉइल के स्ट्रेंथ में कितना वेरिएशन आ रहा है अगर आप उसे क्या कर रहे हैं, रिमोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ा होती है, क्या होती है, हमेशा 1 से बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका ये दिया गया है, क्या कहते हैं, ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ नहीं, मेरा मतलब टेबल दिया हुआ है। टेबल में क्या है, अगर आपकी वैल्यू क्या है, 0 से 1 है, तो आपकी सॉइल कैसी है, इनसेंसिटिव है, ग्रेवल या फिर कोर्स सैंड है। 0 से 1 है, तो अगर 2 से 4 के बीच में है तो उसे आप कहेंगे कि आपकी जो सॉइल है वो कैसी है, नॉर्मल या फिर लो सेंसिटिव है, ठीक है, कैसी है, नॉर्मल या लो सेंसिटिव है। अगर आपकी वैल्यू कैसी है, 4 से 8 के बीच में है, तो आप कह देंगे कि आपकी सॉइल कैसी है, सेंसिटिव है, ठीक है, कैसी है, सेंसिटिव है। ये नॉर्मल या लो इनसेंसिटिव, नॉर्मल और लो सेंसिटिव, सेंसिटिव 8 से 16, एक्स्ट्रा सेंसिटिव 16 से ज़्यादा, क्विक या फिर अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। अगर 16 से ज़्यादा हुआ तो आप कह देंगे कि वो सॉइल जो है अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, जैसे कि कौन, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो इस बारे में हमने बात कर लिया, इसको आपको याद रखना है। 0 से 1 इनसेंसिटिव, 2 से 4 तो लो सेंसिटिव या फिर नॉर्मल सेंसिटिव, उसके बाद 4 से 8 सेंसिटिव, 8 से 16 क्विक कह रहा हूँ, सॉरी, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और 16 से ज़्यादा तो क्विक। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर की, ठीक है। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, तो जितना ज़्यादा आपका एक्टिविटी होगा ना, उतना ज़्यादा आपको वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा अपने सॉइल में, ठीक है। यानी कि एक्टिविटी जो है वो सीधा रिलेशनशिप रखता है अपने वॉल्यूम चेंज से। इसका वैल्यू की अगर बात करें, मतलब फॉर्मूला की अगर बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल्स टू IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल, ठीक है। मतलब WL माइनस WP अपॉन कितना परसेंटेज है आपके पार्टिकल साइज, मतलब आपके सॉइल में कितना क्ले साइज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको एक्टिविटी नंबर मिल जाएगा। अगर बात करें एक टेबल की कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, तो हम क्या कहेंगे, तो आप देख सकते हैं, अगर आपका एक्टिविटी नंबर जो है वो 0.75 से छोटा होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो सॉइल है वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अगर इस दोनों के बीच में होगा, 0.75 से लेकर 1.25 के बीच में, तो जैसे आप कह सकते हैं कि आपका नॉर्मल है। अगर 1.25 से बड़ा है तो इसे आप कह देंगे कि ये एक्टिव है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। 0.75 से छोटा है तो इनएक्टिव, 0.75 से 1.25 के बीच में है तो नॉर्मल, और 1.25 से अगर बड़ा है तो एक्टिव है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं डायलेटेंसी की। डायलेटेंसी क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है सॉइल का, जिससे सॉइल पे लोड लगाने पे उसके ऊपर जो है वो उसमें वॉल्यूम चेंजेस होती हैं, ठीक है। वॉल्यूम चेंजेस इन ग्रैनुलर मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप उस पर शियर डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके जो है क्या कहते हैं, वॉल्यूम में जो है चेंज आता है, इसे हम क्या कहते हैं, डायलेटेंसी कहते हैं। अब हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टी खत्म होता है यहीं पे, इंडेक्स प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्या हम पढ़ेंगे, यूएससीएस। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम क्या कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यूएससीएस के बारे में। यूएससीएस में क्या है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसे जो है कैसाग्रैंडी द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। कैसाग्रैंडी ने बहुत बहुत योगदान दिया है सॉइल मैकेनिक्स में, तो डेवलप्ड बाय कैसाग्रैंडी। और इसमें जो है हमारे सॉइल को जो है बेसिकली क्या कहते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो है अगर मैं बात करूँ तो किस बेसिस पर अगर इन्होंने बनाया है, तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है उनको प्लास्टिसिटी चार्ट के बेसिस पे बनाया गया है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उन्हें जो है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बेसिस पे जो है यहाँ पे ये किया गया है, क्या कहते हैं, क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, फाइन ग्रेन प्लास्टिसिटी चार्ट, कोर्स ग्रेन आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं 4 मेजर ग्रुप्स की, तो वो ये 4 मेजर ग्रुप्स कौन सी हैं, तो कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल और पीट सॉइल। ये 4 टाइप के सॉइल्स यहाँ उन्होंने बता रखा है। कौन से कोर्स, फाइन और फिर उसके बाद कौन सा है, ऑर्गेनिक और फिर पीट। अब हम बात करते हैं आस्टो के बारे में, आस्टो सिस्टम, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, इसे हम कहते हैं आस्टो। तो इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है सॉइल्स को बेसिकली 8 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। 8 मेजर ग्रुप्स में जो आपका A8 है वो क्या है, मक एंड पीट है, और A1 से A7 तक जो है वो अपना मतलब है सॉइल है, बारे में नहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, ठीक है। तो A1 से लेके A7 तक सॉइल है, और 8 जो है वो मक एंड पीट है। इन्होंने जो है ग्रुप इंडेक्स दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रुप इंडेक्स दिया है जिसे हम GI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो 0.2A प्लस 0.01BD प्लस 0.005 CA, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो ये जो है एक फॉर्मूला दिया है ग्रुप इंडेक्स का, जिसके थ्रू जो है हम लोग एक नंबर को निकाल के लाते हैं, एक हमें नंबर मिलता है जिस नंबर के थ्रू जो है हम बता सकते हैं कि हमारा जो है सॉइल जो है, जो हमारा सबग्रेड है, सॉइल सबग्रेड उसका प्रॉपर्टी कैसा है, मतलब वो बढ़िया है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप सोच रहे हैं कि ABCD क्या है, तो ये A जो है ना वो A क्या है, परसेंटेज पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रॉन, 75 माइक्रॉन से निकलने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उनका परसेंटेज -35, अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। फिर हमें अगर B की बात करें तो 75 परसेंटेज पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रॉन -15 कर देंगे तो हमें B मिल जाएगा। WL -40 कर देंगे तो हमें C मिल जाएगा, और IP -10 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें ABCD मिल जाएंगे, इनका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, हमें हमारा GI का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो GI का वैल्यू होता है ना, वो 0 से 20 के बीच में वैरी करता है। अगर इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, इफ़ ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती हो, तो मतलब कि आपका सॉइल कैसा है, गुड है, अच्छा है। अगर 2 से 4 के बीच में लाई करती है तो फेयर है, ठीक है, काम चल जाएगा। 5 से 9 के बीच में आती है तो पुअर है ना, नहीं चलने वाला। और अगर 10 से 20 में के बीच में है ना तो फिर वेरी पुअर है। तो इस तरह से जो है हमारा ग्रुप इंडेक्स के हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारी जो सबग्रेड सॉइल है वो कैसी है, ठीक है। 0 से 1 गुड, 2 से 4 फेयर, 5 से 9 पुअर, और 10 से 20 वेरी पुअर। अब आता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें हमने टोटल 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, BIS ने टोटल 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। बेसिकली इस पर हमने जो है साइज़ के हिसाब से ही डिवाइड किया है, ठीक है, साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मतलब बेसिक साइज़ को बताया है। जैसे बोल्डर अगर आप पता है, तो अगर आप कहीं भी बोल्डर की बात हो रही है तो उसकी साइज़ कितनी होगी, 300 mm से ज़्यादा होगी, क्या होगी, 300 mm से ज़्यादा होगी, तो वो बोल्डर है। 300 से 80 mm के बीच में है तो कोबल है। अगर ग्रेवल की बात करें तो 2 तरह से होता है, एक कोर्स ग्रेवल होता है, एक फाइन ग्रेवल होता है। कोर्स ग्रेवल 80 से 20 mm के बीच में होता है। फाइन ग्रेवल की बात करें तो 20 से लेकर 4.75 mm 4.75 mm के बीच में होता है, तो फाइन ग्रेवल हो गया। सैंड की बात करें तो कोर्स, मीडियम और फाइन सैंड होता है। कोर्स सैंड कौन सा होता है, तो 4.75 से लेकर 2 mm तक का। मीडियम सैंड की बात करें तो 2 mm से लेके 0.425 mm तक जो है आपका मीडियम सैंड आता है। फाइन सैंड की बात करें तो 0.425 mm से लेकर 75 माइक्रोन तक जो है ये आपको फाइन सैंड मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्ट की, तो सिल्ट का कितना होता है, तो सिल्ट का होता है 0.075 mm टू 0.002 mm तक, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होगा। क्ले की बात करें तो इससे जो छोटा होता है वो हमारा क्ले आ जाता है। तो इस तरह से हमने सॉइल को डिवाइड कर रखा है। हाँ, और एक और चीज़ जान लेना है कि हमारा जो ये होता है ना, मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हम हमेशा उल्टा करते हैं। जैसे आपको बताना है कि आपका ये जो क्ले है वो लो कंप्रेसिबल है। इफ़ लो अगर कहते हैं कि लो कंप्रेसिबल क्ले है, तो इसे आप किस तरह से दिखाएंगे, इसे आप उल्टा दिखाएंगे, C फॉर क्ले और L फॉर लो, तो Cl कर देंगे, क्योंकि है ना, C पहले क्ले आया ना, मतलब पहले लो आया था, लेकिन हम यहाँ पे पहले क्ले को दिखाएंगे, तो Cl को हम लोग लो कंप्रेसिबल क्ले कहते हैं। अगर आपको कहना है कि वेल ग्रेडेड है, कैसा है, वेल ग्रेडेड है, तो इसे आप कैसे बताएंगे, GW, ग्रेडेड पहले फिर वेल, ठीक है, तो GW। अब यहाँ पे
ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही प्लास्टिसिटी चार्ट कहते हैं, जिसने जो है जिसे जो है कैसाग्रेंडी ने बनाया था और इसी के बेसिस पे उन्होंने अपना जो है क्लासिफिकेशन किया था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे हमें एक यू लाइन मिलता है, एक ए लाइन मिलता है, जिसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। आई पी इज इक्वल्स टू 0.9 WL-8 और आई पी इज इक्वल्स टू 0.73 WL-20। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है रट रट के किसी तरह से भी। यहाँ पे देखिए ये एक चार्ट है जिसमें जो वाई एक्सिस है वो आई पी को दिखा रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को प्रोवाइड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस है वो आपको वाटर लिमिट क्या बोलते हैं WM मतलब लिक्विड लिमिट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब देखिए एक यू लाइन है, एक ए लाइन है। यू लाइन कौन है, ए लाइन कौन है, तो आपने यहाँ से निकाल लिया आई पी इज इक्वल्स टू 0.73 WL-20। यहाँ से आपको यू ए लाइन का इक्वेशन मिल गया, यू लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा 0.9 WL-8। आप क्या करेंगे, आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली आप एक चीज़ याद रखें, सबसे पहली बात कि यू लाइन के ऊपर किसी भी तरह का सॉइल आपको नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये जाननी है कि जो आपका ए लाइन है ना, ए लाइन के अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्लेई सॉइल मिलेगा, ए लाइन के अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल मिलेगा, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल मिलेगा। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बता रखा है, बिलो ए लाइन आपको ऑर्गेनिक सॉइल मिलेगा, बिलो ए लाइन ऑर्गेनिक सॉइल मिलेगा, सिल्ट मिलेगा, अबव ए लाइन आपको क्या मिलेगा, क्लेई सॉइल मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रेजेंट भी किया है, यहाँ पे देखिए। और एक और चीज़, अगर आपका WL क्या है 35 से कम है तो आप लो कंप्रेसिबल सॉइल कहलाएगा। अगर आपका 35 से 50 के बीच में है तो मीडियम कंप्रेसिबल, और 50 से ज़्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल कहलाएगा। तो इसे भी आपको पता कर लेना है, मतलब जान लेना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना, 35 से कम होना चाहिए मतलब कि लो कंप्रेसिबल होना चाहिए, वो बियरिंग वाले इसमें में। ठीक है, तो लो कंप्रेसिबल होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर कंटेंट 35 है, ये वाटर कंटेंट 50 है। इसके बीच आप अगर इसके पहले आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसके पहले कौन आ रहा है सॉरी, इसके पहले देखिए CL आ रहा है। कौन आ रहा है, CL, यानी लो कंप्रेसिबल क्ले, क्योंकि ये ए के ऊपर है। नीचे आएंगे तो देखिए ML और OL मिल रहा है ना, लो कंप्रेसिबल सिल्ट और लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ऑब्वियसली आपको एक चीज़ याद रखना है, सिल्ट को जो है हम लोग हमेशा M से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम देखिए 35 से 50 के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी हो गई है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल। 50 के ऊपर जाएंगे तो आपको हाईली कंप्रेसिबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और चीज़ जानिए, अगर आपका जो IP है, अगर आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 4 से कम है ना, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सिल्टी सॉइल ही कहेंगे, मतलब सिल्ट उसमें प्रेजेंट है। अगर आपका जो है IP जो है वो 7 से ज़्यादा है तो आप क्या कहेंगे, आप जो है कहेंगे कि क्ले सॉइल है, मतलब वहाँ पे क्ले ज़्यादा है। ठीक है, क्ले जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ सिल्ट। ठीक है, तो IP इज लेस देन 4 तो सिल्टी सॉइल, IP इज ग्रेटर देन 7 तो क्लेई सॉइल। तो इसे भी आपको याद रखना है, 4 और 7, और 4 और 7 के बीच मतलब आप देखिए 4 से छोटा हो गया तो सिल्टी, 7 से बड़ा हो गया तो क्लेई, लेकिन 4 और 7 के बीच की बात करें तो क्या होगा, तो ये जो है एक प्रॉपर मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसे हम इस तरह से, जिसे हम CL और ML से रिप्रेजेंट करते हैं, CL-ML। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं क्ले मिनरल्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो निगेटिव चार्जेस को जो है अपहोल्ड करते हैं, नेगेटिव चार्जेस को कैरी करते हैं। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्ले मिनरल्स की, तो सबसे पहला हमारा क्ले मिनरल है कौन सा, मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्ट मोरिलोनाइट के बारे में। तो मैंने आपको बताया भी था पहले, एक ऐसा मिनरल है जो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी रखता है। इसे जो है बेसिकली ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनाइट सॉइल में पाया जाता है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, वॉल्केनिक ऐश से इसे डिराइव किया जाता है। इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उनके बीच जो है वाटर बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि वैंडर वॉल फोर्स, या फिर कह सकते हैं कि वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है। मतलब इसका जो बॉन्ड होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे लूज होता है, सबसे वीकेस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैंडर वॉल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैंडर वॉल फोर्स या फिर वाटर बॉन्ड कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब एक पार्टिकल होता है वो वो दो सिलिका शीट और एक गिप्साइड शीट के मिलने से बनता है। ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये सिलिका शीट है, ये गिप्साइड शीट है, और ये फिर से सिलिका शीट है। तो इनके बनने से, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन रखने से हमें जो है हमारा मॉन्ट मोरिलोनाइट का पार्टिकल बनता है। अब हम बात करते हैं इलाइट की। पार्टिकल एकदम सेम है, बट क्या हुआ, बॉन्ड चेंज हो गया, आयनिक बॉन्ड आ गया। तो आयनिक बॉन्ड आ गया तो प्रॉपर्टीज और एनहेंस हो गई, बढ़िया हो गई। तो ये कॉमन स्टीफ क्ले या फिर लैकोस्ट्रेन सॉफ्ट क्ले में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले मिनरल की। अगला मिनरल है केओलिनाइट। केओलिनाइट जो है वो और इससे भी बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये जो हमें चाइना क्ले से मिलता है। इसमें जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले गिप्साइट, और फिर गिप्साइट शीट, उसके बाद सिलिका शीट। तो गिप्साइट और फिर सिलिका शीट के इस तरह से बनने पे जो हमें क्या बोलते हैं, ये केओलिनाइट
मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से आकर जुड़ा हुआ, फिर से ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके फिर से जुड़ जाएगा, तो इससे हमें क्यूलिनाइट मिलता है। बात करें अगर साइज पार्टिकल साइज की, तो कितना होता है 7 एंगस्ट्रॉम। इसका सबसे लीस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हमको देखने को मिलता है। इसमें क्यूलिनाइट में सबसे लीस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देखने को मिलता है। यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा भी रखा है ग्राफ बना के, क्यूलिनाइट है, इलाइट है और मोंटमोरिलोनाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसमें कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें आईपी की, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तो क्यूलिनाइट में प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे मिनिमम होता है, क्योंकि उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है वॉल्यूम में। मैक्सिमम होता है मोंटमोरिलोनाइट में, और इंटरमीडिएट होता है हमारे इलाइट में। उसी तरह से अगर हम ग्रेन साइज की बात करें, तो क्यूलिनाइट का जो ग्रेन साइज होता है सबसे मैक्सिमम होता है, इलाइट का इंटरमीडिएट, और जो है मोंटमोरिलोनाइट का मिनिमम होता है। ड्राई स्ट्रेंथ की बात करें, तो क्यूलिनाइट का जो ड्राई स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, इलाइट का ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम मतलब मोंटमोरिलोनाइट का इससे भी ज़्यादा होता है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी की बात करें, तो क्यूलिनाइट में सबसे कम होता है, इलाइट में इंटरमीडिएट होता है, और मोंटमोरिलोनाइट में मैक्सिमम होता है। तो इसे भी आप याद रखें। अब हम बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। जो आपका सॉइल है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले होता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये जो है बेसिकली कोहेजनलेस सॉइल में ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सैंड हो गया या फिर ग्रेवल ग्रेवल हो गया, और इसमें बेसिकली जो है ग्रेविटी फोर्स ही काम करती है सिर्फ और सिर्फ। लिटल सेटलमेंट देख मतलब बहुत कम सेटलमेंट देखने को मिलता है अंडर शॉक और वाइब्रेशन। ठीक है, शॉक और वाइब्रेशन को ऐसे अगर कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत कम जो है सेटलमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली कोहेजनलेस सॉइल में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आता है हनी कोम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हनी कोम्ड स्ट्रक्चर भी जो है हमें सैंड और सिल्ट में देखने को मिलती हैं। इसमें जो है ग्रेविटी फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जो है साथ निभाता है, मतलब कि जोड़े रखता है पार्टिकल्स को। देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ हनीकोम शेप का होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल 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 गोल। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा लार्ज डिफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अंडर शॉक एंड वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर की। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर और ये फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ये दोनों हमें जो है क्लेई सॉइल में ही मिलते हैं, मतलब कोहेसिव सॉइल में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है एज टू एज जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है? एज टू एज कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक का एज और दूसरे का फेस, फिर इसका फेस और दूसरे का एज होना चाहिए था। एक मिनट, एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशन है ना? हाँ यार, नहीं ठीक तो है, एक का एज है और एक का फेस है। ठीक है, तो एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशन है ना? इसका एज है और इसका फेस है, फिर इसका एज है और इसका फेस है, फिर इसका एज है, इसका फेस है, फिर इसका एज है, फिर इसका फेस है। मतलब एज जो है फेस से, जो एक एज है वो दूसरे के फेस से जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमें फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ऑब्वियसली, एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इसमें जो अगर हम बात करें कि कौन सा फोर्स जो है नेट मतलब ये होता है क्या कहते हैं इफेक्टिव होता है, तो वो कौन होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। जैसा कि आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, कि जो आपको क्ले या फिर कोहेसिव सॉइल्स होती हैं वो फ्लेकी शेप में होती हैं, हमको पता है। और फ्लेकी शेप में होने के साथ साथ अगर हम बात करें चार्जेस की, तो जो बीच में होता है वो उनका नेगेटिव चार्ज होता है, और बगल बगल में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्जेस है ना, इनकी वजह से जो ये जुड़ते हैं, तो इन्हें जो है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, एज टू फेस कॉन्फ़िगरेशन, लो कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, हाई परमिएबिलिटी होती है, और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है हमें, शेयर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल में मिलता है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर की। ये इसका सेम उल्टा है। ठीक है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का जो है सेम उल्टा है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो हमारा जो नेट फोर्स होता है वो कौन सा होता है? रिपल्सिव होता है ना? रिपल्सिव होता है। फेस टू फेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे फेस से फेस जुड़ रहा है, फेस से फेस जुड़ रहा है, फेस टू फेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, ऑब्वियसली हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, और लो शियर स्ट्रेंथ होता है, और ये भी हमें कोहेसिव सॉइल में ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, और इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मेरे को अपलोड करने में और हैंडल करने में दिक्कत होगा। तो मैंने देखा कि मैराथन क्लास लेना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम लोग जो है ऐसे भी पढ़ लेंगे बेसिकली 3 दिन में, या 3 दिन में नहीं, मतलब 3 वीडियोज़ लेक्चर में, 3 वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉइल को कंप्लीट कर देंगे। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, सबसे पहले कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, फिर कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ प्रेशर कैसा होता है, शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ये 4-5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कितना बड़ा होता है। उसके बाद जो है जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग फाउंडेशन पढ़ लेंगे, अगर इसमें से कुछ बचा रहेगा तो वो पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ सॉइल एक्सप्लोरेशन, और जो है जो भी आपके ये आते हैं, जो ये होता है ना
जैसे लाइक एरिया रेशियो बताना है, तो वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, 3 लेक्चर्स में आएंगे। ये जो है पहला लेक्चर है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सभी चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। किसी भी तरह का ऐसा डाउट हो जिसके थ्रू मैं इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो कर लो भाई, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।